एक ट्रांसलेशन जो है, एक अच्छा ट्रांसलेशन किसी रचना को, किताब को कई स्तर ना उसको ऊंचा भी उठा सकता है और एक खराब ट्रांसलेशन जो है एक बहुत अच्छी किताब को मार भी सकती है, मतलब उसको पूरा बर्बाद भी कर सकती है। मैं आई थिंक मेरे लिए लेखन एक उपचार है। मैं जब लिखती हूँ मतलब मैं काफ़ी रिलीफ फील करती हूँ। एग्जैक्टली। बल्कि मैं ये कहूँ कि लिख लिख के तो मैंने अपने शरीर का कबाड़ा कर लिया। दरअसल वो लोग जो आए थे उनका अपना एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स से प्रेरित होकर उन्होंने लिखा, एक नीची निगाह से देखते हुए एक सुपेरिटी, वो जो कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए इतिहास को भी हमें रिविजिट करना चाहिए, उसको रीराइट भी हमें करना चाहिए। With the news of third wave of COVID-19, Omicron and the probability of lockdown making round the clock, there is uncertainty looming everywhere. And amidst all this, our conversation with the humongous talented writers of our state is the ultimate respite for me every week. And I hope for you all too. A very good morning, dear viewers. Our today's guest, she is one of the most versatile writers of our state. Why? I'll tell you. She has written travelogues, criticism, short stories, and poetries. Her works are included in the curriculum of MA, BA, NCERT in various schools and universities across nation. In short, she is running out of spaces to keep her awards. She is the International Ambassador of Peace by World Literary Forum for Peace and Human Rights, Bhutan. She is none other than Dr. Jamuna Bini, Assistant Professor, Rajiv Gandhi University. You're welcome to the show, ma'am. And I'm so glad to be finally meeting you. Thank you so much. Thank you so much. So, ma'am, हम at the very outset हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपका बारे में, you know, like आपका childhood, family, schooling कैसे रहा, ये सब का बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे आप अपने कार्यक्रम में, प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारे यहाँ अभी भी राइटिंग काफ़ी इन्फेंट स्टेज में है। अभी ये जो लिटरेरी मूवमेंट है जो है, इसको मोमेंटम पकड़ना है और ऐसे में आप राइटर्स के लिए स्पेशली इस तरह के आप अपने कार्यक्रम में बुला के जो बाकी जो भी रीडर्स है या जो एस्पायरिंग जो राइटर्स हैं उनके साथ एक आपका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो हमें सुने और इंटरेक्ट करें, तो ये काफ़ी एक आप नोबल जॉब कर रही है। इसके लिए मैं पर्सनली आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम। मैं ये शुभकामनाएं देती हूँ कि कई एपिसोड रन करें आप। अभी जैसे आपने बताया कि 2-3 एपिसोड्स हुआ है, मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड रन करें। और जहाँ तक मेरा फैमिली और अपब्रिंगिंग के बारे में या मेरे स्कूलिंग के बारे में अगर मैं ये कहूँ, मैं ज़ीरो में पैदा हुई। मेरा पूरा परिवार एक तरह से ये कहे कि काफ़ी बड़ा परिवार है, चूँकि पिताजी ने कई सारी शादियाँ की पिताजी ने। आई थिंक अरुणाचल में अगर हाईएस्ट जिसको कहते हैं कि अगर मैरिजेस किसी इंसान ने अगर की है तो वो मेरे पिताजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने, वो एक दौर था, वो एक ज़माना था कि उन्होंने काफ़ी शादियाँ की, तो उससे बहुत सारे बच्चे, उस समय को ये शान था ये। हाँ, मतलब इसको एक क्या कहते हैं इसको, अचीवमेंट की तरह से, सामाजिक प्रतिष्ठा की उनकी इतनी बीबियां हैं, बच्चे हैं, तो उसको खिला पा रहे हैं, पिला पा रहे हैं, तो एक ये सामाजिक एक सोशल स्टेटस का भी एक वो सिंबल हुआ करता था। और बहुत कई ज़माने में अगर हम इसको सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजिकल अगर स्टडी बहुत अगर हम उस अगर पर्सपेक्टिव से भी देखें कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसके रेलेवेंसी या नहीं या इरेलेवेंसी उस पर भी मतलब उस पर भी काफ़ी रिसर्च हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं कि मैं उनको ग्लोरीफाई कर रही हूँ। मेरे पिताजी को मैं काफ़ी प्रोग्रेसिव मानती हूँ। उन्होंने अपने सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया और
ब्राइड प्राइस लिया जाता था, जिसको हिंदी में कहते हैं वधू मूल्य। तो पिताजी की इतनी बेटियां थी, इसके बाद भी उन्होंने किसी का ब्राइड प्राइस नहीं लिया और सबको ये आज़ादी दिया कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ही वॉज वेरी ओपन। उसके लिए भी काफ़ी उन्होंने उस तरह से मैंने बहुत रिजिडनेस या संकीर्णता जिसको हिंदी में कहते हैं वो मैंने नहीं देखा। तो मेरे जो फैमिली के हमारे जितने भी भाई ना दीदी सारे लोग जीरो में ही पैदा हुए, ज़्यादातर वहीं पैदा हुए। तो मैं भी जीरो में पैदा हुई और उसके बाद जीरो में गांधी स्कूल हुआ करता था। अभी शायद मिडिल स्कूल अपग्रेडेशन हो गया हो। हमारे टाइम में वो प्राइमरी स्कूल था, तो मैं वहाँ पढ़ती थी। फिर इसके बाद फिर मैं इधर यहाँ ईटानगर आ गई, यहाँ ओजू मिशन स्कूल। मेरी जो स्वर्गीय दीदी पद्मश्री बिनियांगा जी, वो स्कूल वो दीदी रन करती थी। तो उस स्कूल में मैंने वहाँ काफ़ी लंबे अरसे तक वहाँ पढ़ाई किया। उसके बाद 10th वहाँ से पास आउट करके फिर मैं इधर हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, फिर देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज, फिर आरजीयू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से मैंने MA गोल्ड मेडल के साथ में डिस्टिंक्शन के साथ में वहाँ से मैंने पास आउट किया। फिर उसके बाद 2014 में वहीं से डॉक्टरेट भी किया। और ये इस तरह से आप कह सकते हैं मेरी जर्नी। ओके, सो मैम कमिंग टू द लिटरेचर राइटिंग पार्ट, आपका फर्स्ट बुक कौन सा था जो which came in a public domain? मैं थोड़ा बचपन में फिर आपको ले जाना चाहूँगी। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे परिवार वाले बताते हैं, स्पेशली जो मेरी दीदी हैं उन लोग ये बताते हैं कि जब न कि आपको जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षर ज्ञान, नहीं आपको वर्ड्स का आपको नॉलेज नहीं है कि नहीं आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते, आप रीड नहीं कर पाते। फिर भी जैसे जो कॉमिक्स बुक्स आता था तो पिक्चर्स देख के मैं स्टोरी बतला देती थी कि अच्छा ये स्टोरी है। तो दीदी ये दीदी ने बताया कि हम लोग काफ़ी बहुत शॉक्ड हो जाते थे, अरे तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता लेकिन कैसे, लेकिन मैं बता देती थी ये इस तरह से पिक्चर ये बोल रहा होगा, तो वो इमोशन को पकड़ लेते थे। मैं उसको जिसको कहना कि रिलेट कर सकना या कनेक्ट कर सकना। तो उसके बाद मैं हॉस्टल में रही। तो अभी वो जो जर्नल है, जो पत्रिका है, बाल पत्रिका, चिल्ड्रंस बुक, वो अभी बिल्कुल उसका पब्लिकेशन अभी बंद हो गया। और काफ़ी ये नहीं, जैसे जैसे क्या कहे कि समय बढ़ता जा रहा है, एक जर्नल्स वगैरह इसका भी सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कई सारी जो पत्रिकाएं वो बंद हो गई। तो हिंदी की पत्रिकाएं आती थी नंदन और चंपक। तो नंदन चंपक, मेरी दीदी लास्ट ईयर एक्सपायर कर गई, स्वर्गीय श्रीमती यायुम ताओ। तो दीदी वो खुद टीचर थी। तो दीदी और जीजाजी जब भी मुझसे मिलने आते थे, मेरे जीजाजी दोनों मिलने आते थे हॉस्टल में, तो इस मैगजीन लाते थे ये जो चिल्ड्रंस मैगजीन, तो मैं खूब पढ़ती थी। और इसके अलावा फिर बाद में धीरे धीरे जो है जैसे चार्ल्स डिकेन का द टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, तो इस तरह से काफ़ी मैंने पढ़ा। फिर रुडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक, इस तरह। तो तब से पढ़ना लिखना। और फिर उसके बाद जीरो इतना खूबसूरत जगह है, जिसको कहते हैं कि खुदरत जो है वो जीरो पर खास मेहरबान है। तो जीरो जैसा शहर में आप जन्म लेके वहाँ के नेचर से अगर आप इंस्पायर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे भीतर कमी होंगी। तो वो जीरो का वो जो नेचर है, वहाँ की सुंदरता इतना इंस्पायर की। तो मैं शुरुआत की जो मेरी कविताएं हैं वो ज़्यादातर नेचर पर, प्राकृतिक सुंदरता पर, जैसे चांद, तारे, हरियाली, इन सब पर मैं लिखने लगी। तो मैं जब 12 साल की रही होंगी तब मेरी पहली एक
कविता छपी। असम का कोई एक मैगजीन है, 12 years में। Oh my God. और जब मैं छपने के बाद जब टीचर ने मुझे बताया कि आपकी कविता छपी है और पूरी क्लास में बुला के जब पीठ पे थपथपाया, Wow. मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। Exactly. ऐसा होता है कि आपने जो लिखा और वो प्रिंट फॉर्म में आप उसको देख लेते हैं। मैं बार बार छू के देख रहे थे कि अरे प्रिंट फॉर्म में ही इस तरह से फिर मैं आगे, मैं जिस भी स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में जो मैगजीन निकलता था मैं उसके लिए वेट किया करती थी कि कब इस तरह से नोटिस आए जो ये कहा कि हम लोगों से मतलब इस तरह के लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के लिए कब नोटिस आए। तो मैं काफ़ी वेट किया करती थी और जब भी इस तरह का कोई नोटिस आता था तुरंत जो भी सर या मैडम इंचार्ज में होंगे, एडिटर में हो, एडिटोरियल बोर्ड में होंगे, मैं उनको जाके मैं अपनी कविता या कहानी या जो भी मैं आर्टिकल जो भी लिखा मैं वो सबमिट करती थी। इस तरह एनकरेजिंग एक्चुअली ना, ये बहुत अच्छा आदत किया था टीचर लोग ने। ये ज़रूरी है, चाहे वो कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से जो मैगजीन निकलती है कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस को, वैल्यू को नहीं समझते हैं। और मैं खुद भी अभी एक एकेडमिशियन हूँ। मैं बच्चों को मतलब बच्चों से मेरा मतलब स्टूडेंट, मैं ऑलवेज उनको बोलती हूँ बच्चा, बिकॉज मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों का मदर नहीं, आप लोगों की मैं मदर हूँ, मैं ऐसा फील करती हूँ, मैं कहती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि बच्चा ये कहना, इसका ये मतलब नहीं कि मैं लुक डाउन कर रही हूँ या इसका कोई डिफरेंट एक कोनोटेशन है। मैं बच्चा कह रही हूँ तो मैं बिल्कुल मेरे भीतर एक वो मदरली वो जो एक प्यार या जिसको कहते वात्सल्य प्रेम से मैं प्रेरित होकर आप लोगों को मैं बच्चा बच्चा कहती हूँ। तो मैंने ये कहा, मैं उन लोगों को कहती भी हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को आप लोग भेजिए, आप लोग कई साल तक मैं एडिटोरियल में बोर्ड में भी थी। इधर आरजीयू से एक निकलती है द पीक करके एक निकलती है स्टूडेंट मैगजीन, मैं बोलती भी हूँ। तो उन सब में मैं लिखा करती थी। फिर उसके बाद में 2017 में सबसे पहला मेरा क्रिटिसिज्म पर, चूँकि कंपेरेटिव लिटरेचर और ड्रामा ये दोनों मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो इन्हीं पे जो क्रिटिसिज्म है 2017 में ये बुक आया। फिर उसके बाद 18 में जब आदिवासी गाता है पोएट्री कलेक्शन, इसके बाद 19 में उइमोक निशु कॉकटेल्स, और उसके बाद अभी रिसेंटली अयाचित अतिथि और अन्य कहानियाँ, अयाचित अतिथि एंड द अदर शॉर्ट स्टोरीज, अगर इंग्लिश में हम इसको अगर ट्रांसलेट करते हैं। ये अभी मैं अभी 2021 लास्ट ईयर पब्लिश हुआ। मैं नवंबर में इसको लॉन्च करके दिल्ली से ओमिक्रॉन से पहले वापस आ गई। मैं 17 को यहाँ पहुँची और 24 को ओमिक्रॉन के केसेस शायद अफ्रीका में, बोत्सवाना में या कहीं में वहाँ पे सबसे पहले पकड़ा। तो मैंने कहा कि थैंक गॉड मैंने अपना बुक मतलब सही समय रहते हुए मैंने लॉन्च कर लिया। बहुत सही बोला। तो मैम आपका दो रंग पुरुष मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड, ये आपका फर्स्ट इन ऑफिशियल पब्लिकेशन। सो मैम जब आप फर्स्ट बुक बनाया था, वाज देयर एनी इनसिक्योरिटीज एंड कंसर्न्स कि कैसे आदमी सोचेंगे और कैसे आपको क्या सोचेंगे, आपका बुक को क्या वो लोग कैसे, हाउ दे विल रिएक्ट, वेयर द इनसिक्योरिटीज, और आप उसको कैसे ओवरकम किया है वो सबको? देखिए सबका जर्नी अलग अलग होता है। जैसे मैंने बाकी जो अरुणाचली राइटर्स है, मैं यहाँ मैं शिद्दत से एक नाम लेना चाहूँगी, यातिर न्योकिर। यातिर न्योकिर इंग्लिश डिपार्टमेंट में अभी वो रिसर्च कर रही है, पीएचडी में अभी वो रजिस्टर्ड हुई है, अभी वो रिसर्च कर रही है क्रिएटिव राइटिंग, उसका टॉपिक है अरुणाचल का जो क्रिएटिव राइटिंग पर। तो मैं उनका एक आरएसी का एक मीटिंग होता है रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल का, तो वो जब सिनॉप्सिस अपना प्रेजेंट कर रही थी तो उन्होंने ये बताया कि कुछ अरुणाचली राइटर्स का, जैसे आपने अभी बिल्कुल बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन उठाया कि किसी का बहुत इनसिक्योरिटीज़ और या किसी का बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है। कि जैसे वो मुझे जब वो रीड आउट कर रही थी अपना सिनॉप्सिस, तो ये बताया कि पब्लिकेशंस को लेके स्पेशली कि एक तो पब्लिशर नहीं मिलते, फिर उसके बाद में आप अपने पैसे देके उसको पब्लिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। अब तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं कहूँगी कि काफ़ी सुखद, बहुत ही प्लेजेंट।
मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड पे बुक पब्लिश करने के पीछे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मोहन राकेश ही हिंदी के बहुत बड़े मतलब ड्रामेटिस्ट है, बहुत बड़े। और गिरीश कर्नाड को तो आप ये जानते हैं, फिल्म पर्सनालिटी है, ये फिल्म डायरेक्टर है। उन्होंने काफ़ी फिल्में काम की। उनकी जो अंतिम फिल्म थी सलमान खान के साथ एक था टाइगर, वो शायद उनकी अंतिम फिल्म रही होंगी। वो चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, बट बेसिकली वो अपने आप को कहते थे कि मैं बेसिकली मैं एक प्ले राइटर हूँ। वो कहते थे कि यही एक मेरी आइडेंटिटी है। बाकी जो है वो मैं करती हूँ तो बिकॉज वो एक लाइवलीहुड चाहिए आपको फैमिली चलाने के लिए, इसलिए फिल्म डायरेक्ट करता हूँ या मैं फिल्म में एक्टिंग करता हूँ। बेसिकली मैं राइटर, प्ले राइटर हूँ। तो मुझे जब दोनों का जब मैंने तुलना किया, मैं जब खुद उस पर जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने महसूस किया कि मोहन राकेश पर कई सारी किताबें हैं, लेकिन गिरीश कर्नाड चूँकि वो कन्नड़ एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, उस पर वो लिखते हैं। तो कन्नड़ पर हिंदी मतलब कर्नाड पर हिंदी में मटेरियल बहुत कम है। मतलब बहुत कम लोगों ने कोई जैसे स्वतंत्र ना इंडिपेंडेंट कोई उस पर बुक नहीं है। कुछ आपको कुछ आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन उस पर बुक नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये जो एक ब्लैंक है, इसको मैं कैसे फिल करूं। तो क्यों ना मैं ये करती हूँ कि मेरे अपने फाइंडिंग्स को मैं बुक का मैं उसको एक बुक का फॉर्म में उसको मैं पब्लिश करूँ। और मैंने पब्लिश किया और कई सारे जो रीडर्स हैं उन लोगों से मुझे काफ़ी सारा काफ़ी सारे ईमेल भी मिला कि ये बहुत अच्छा आपने काम किया। कि दोनों को ये कहा जाता है कि इंडियन जो जिसको कहा है कि मॉडर्न जो इंडियन जो ड्रामा है उसके दोनों बहुत बड़े, उसके काफ़ी बहुत बड़े एक लेखक है, बहुत बड़े हस्ताक्षर जिसको कहते हैं। तो चूँकि इन पर भी उस तरह से जो मैटर है, जो मटेरियल है वो उपलब्ध होना चाहिए था, वो नहीं है। तो इसकी भरपाई जो है वो आपकी इस बुक ने किया। तो काफ़ी अच्छा से इसको रिसीव किया गया। ओके, तो आपका कोई इनसिक्योरिटीज भी मुझे शुरू से ये था कि नहीं, मुझे ये जो ब्लैंक है इसको मुझे फिल अप करना है। एंड मैं काफ़ी होपफुल थी कि मेरा बुक, मेरी जो किताब है वो इसको इस गैप को वो फिल कर सकती है। तो मैं उस तरह से मुझे नहीं इनसिक्योर हुआ। सो मैम, आपका नेक्स्ट जो है जब आदिवासी गाता है, दिस इज़ अ पोएट्री कलेक्शन, इसका बारे में, इसका जर्नी कैसा रहा, आप इसका बारे में थोड़ा बताइए हमें इन डेप्थ। जैसे थैंक यू सो मच। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से मैं लिखने लगी। मैं जब एमए में थी तब बाद में शॉर्ट स्टोरी पर भी आऊँगी, तब भी कहानी लिखी। और वो उत्तर प्रदेश का एक वहाँ एक संस्कृति मंत्रालय है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, वहाँ से वो छपाई। तो ये इस कलेक्शन, ये जो एंथोलॉजी है, इसकी जो ज़्यादातर जो पोएम्स है, मतलब आप अगर इसका समय देखेंगे तो कुछ बचपन की मेरी कविताएं भी हैं और कुछ जब मैं 2018 को जब मैं इसको मैंने पब्लिश किया तो कुछ उससे पहले के, मतलब कुछ रिसेंट लिखा और कुछ बहुत बहुत पहले का लिखा हुआ। एक्चुअली इसके लिए आपको मुझे थोड़ा बताना होगा मेरा अपना जो राइटिंग प्रोसेस है, जिसको कहेंगे कि जो रचना प्रक्रिया है, ये बहुत जटिल है। जटिल इसीलिए कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। कुछ होते हैं जो बहुत, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश जो लिटरेरी सोसाइटी है जिसके प्रेसिडेंट वाइदी थोंगची जी हैं, तो मैं इस सोसाइटी की भी मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो हमारा जब भी मंथली सिटिंग होता है तो जैसे इसमें अनेक भाषा के लेखक हैं, कोई बंगाली में लिखते हैं, कोई हिंदी में, फिर उसके बाद असमिया में भी लिखने वाले, फिर तोंगची सर तो खुद असमिया में लिखते हैं। तो हम लोग जब इस तरह से बैठ के जब डिस्कस करते हैं तो आर एन कोहली सर जी हैं, वो
काफ़ी मैं आदर से उनका मैं नाम मैं उनको याद कर रही हूँ। तो सर ये कहते हैं कि उनका एक रूटीन है लिखने का। अच्छा। कि मैं मॉर्निंग इतना बजे में जाग गया तो मुझे लिखना है, तो वो डेली लिखते हैं, उनका डेली रोज का प्रैक्टिस है लिखने का। वो लिखना ही है, मतलब लिखना ही है उनका, कि एक रूटीन है। तो वो उनकी रचना प्रक्रिया है, एक राइटिंग प्रोसेस है। कि मेरा राइटिंग प्रोसेस इट्स वेरी इनकॉन्सिस्टेंट, कि मैं कभी कभी साल में एक ही कविता लिखती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक सप्ताह में 5-10 कविताएं लिख ली। तो मैं मतलब कब क्या हो वो कह नहीं सकते। जैसे हमने राइटर्स के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कीन ऑब्जर्वर होता है, काफी सेंसिटिव होता, तो कुछ चीजें जो है वो हमें कहीं नहीं, हम उससे मुतासिर होते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं, और हमने कभी तुरंत नहीं उसको हमने लिख डाला। और कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ जो वो एक अनुभूति जो है वो तुरंत नहीं निकल पाती, वो हमारे भीतर जो है ना वो पकती रहती रहती है, फिर बाद में वो कागज़ पर वो उतर के आती है। तो ये एक राइटिंग, इसीलिए इस आपने खास इस संकलन के बारे में पूछा, तो यही कि कुछ बचपन की कविताएं हैं और कुछ रिसेंट कविताएं। और इन कविताओं के बारे में मेरी अपनी ही मैं ये कहूँ कि मेरी जो राइटर फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने कहा कि ये कुछ कविताएं जो है वो बड़ा ही रिवोल्यूशनरी है। मुझे कहा कि आप तो इसमें नहीं, आप कहीं कहीं आप ऐसा साउंड करती है कि यू आर ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट, या क्या है ये है, कहीं आपको हम लोग आपको एक खिताब ही दे दे, एक टाइटल ही दे दे, रिवोल्यूशनरी पोएट। क्योंकि मैंने कहीं दरअसल उन्होंने जो कहा वो एक शब्द पर शायद उनको ये लगा हो कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। मैंने कहा कि कविता में एक शब्द आता है कि हाइड्रो पावर के दलाल, इस तरह से। तो ये कहा कि नहीं, इस तरह के आप शब्द आप लिख रहे हैं, आप कहीं ये, तो ये कविताएं जो मतलब एक नहीं, आप रहते हैं जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हैं, आसपास जो हो रहा है बिल्कुल आप आंखें मूंद तो नहीं सकते। Exactly. हमारा एक राइटर होने के नाते कि ये नहीं कि हम कोई झंडा लेके नारेबाजी करें या प्रोटेस्ट हम ये करें, वो लोग करते हैं, उनका अपना तरीका है, दैट इज ऑल्सो वेलकम। लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं अगर राइटिंग में अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि साहित्य जो है, लिटरेचर को कई बार ये बहुत क्लीशे साउंड भी कर सकता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर वो समाज का दर्पण है तो जो हो रहा है हमारे आसपास वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी तो होना चाहिए। तो इसलिए मतलब कुछ आप इसको कैटेगरी अगर करेंगे तो जैसे कहा कि कुछ प्राकृतिक नहीं सुंदरता, ऐसी कविताएं हैं जो नेचर की ब्यूटी को बताती हैं। बहुत सारे वैरायटी से आपका उसमें डाइवर्स सर है पोएट्री का कलेक्शन जो। बिल्कुल, और कुछ ऐसी कविताएं हैं जो जैसे अभी मैंने कहा जो जिसमें इसको कहा गया कि ये इको पोएट्री नहीं, अभी जैसे इको पोएट्री यानी कि कविता के माध्यम से आप जो एक ये जो एक इकोलॉजिकल जो कॉन्शियसनेस जो है वो आप अपनी जिस पर्यावरण में आप सांस ले रहे हैं उसके प्रति एक पर्यावरण एक डिस्कोर्स आप उसमें दिखाई देता है। लोगों ने इस तरह से बहुत सारा क्रिटिक्स ने ये कहते हुए, और इस पर मैं आपको बताती हूँ मुझे खुशी हो रही है कि अब तक पता नहीं कितने इसके रिव्यूज छप चुके होंगे। अच्छा, शायद मेरी जानकारी में आई थिंक मतलब बहुत सारे रिव्यूज अराउंड 24 का तो मुझे बताए, और बाकी पता नहीं, बहुत सारे इसके रिव्यू छपे। बट आप जैसे बोला है कि जिस समाज में रहते हैं उसका बात चर्चा भी तो मतलब देयर शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ इट ना, ये बहुत सही कहा आपने। मैं आपको ये आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि आपको पूछेंगे, सोच ही रहा था, जब प्ले राइटर्स लोग रहते हैं, जब फिल्म मेकर्स लोग रहते हैं, वो लोग समाज को ऑब्जर्व करते हैं एंड दे राइट लाइक दैट अकॉर्डिंगली। तो जब आप लिखते हैं तो उसमें कैसा चलता है? क्या आप भी डू यू ऑब्जर्व पीपल और द थिंग्स और जो सोसाइटी में चल रहे हैं ना, आप अपना इमेजिनेशन में लिखते हैं? नहीं, मैं आपने बिल्कुल ये सही कहा कि जिसको ये कहा है कि
लोग नहीं कई बार जो है ख्याली पुलाव पकाना जिसको कहते हैं ना, कि आप मुझे आप ख्याली पुलाव पका के आप जो है वो इमेजिन कर करके आप वो लिख रहे हैं, इस तरह के भी राइटिंग होते हैं। लेकिन उस तरह के राइटिंग के साथ जो रीडर्स जो है सॉरी वो जुड़ नहीं पाते उसके साथ। मैं बस बाकी मैं अपने जो हमारे राइटर्स जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ जब मैं डिस्कस करती हूँ तो हमारे यही कि हम रीडर्स को हम सोचते हैं कि हम उनको आराम से उल्लू बना लें, ऐसा नहीं, दे आर क्वाइट स्मार्ट, वो हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट। तो इस तरह से ख्याली पुलाव पका पका के लिखेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मेरे लिए मैं राइटिंग को एक मिशन मानती हूँ। मेरे लिए राइटिंग थेरेपी भी है, मेरे लिए राइटिंग एक मिशन भी है। मेरे लिए राइटिंग या पढ़ना वो कभी टाइम पास कभी नहीं रहा। और मेरे लिए जो राइटर्स है वो बहुत ही पूजनीय भी है। एग्जैक्टली तो मुझे भी ऐसा लगता है। मैं सोचती हूँ। थैंक यू सो मच। तो मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ। मैं कहीं मान लीजिए मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं कहीं मैं मतलब कहीं ट्रेन स्टेशन में हूँ, कुछ मैं कहीं वेट कर रही हूँ, मैं बहुत देखती हूँ लोगों को, नहीं पीपल वाचिंग करना मुझे पसंद है। इस तरह से अपने आसपास भी जो भी हो रहा है वो भी और समाज कैसा बदलता जा रहा है उसको भी देखना मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, हम जिस मिट्टी में रहते हैं उस मिट्टी में क्या बदलाव हो रहा है उससे हमारा सरोकार जरूर होना चाहिए। अभी जैसे इस पोइट्री कलेक्शन में एक कविता है युवा अरुणाचली, तो मैंने उसमें लिखा कि युवा अरुणाचली अब नहीं बोलती अपनी बोली, नहीं अब अपनी जुबान में बोलना उस तरह से वो पसंद नहीं करती। वो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना। हिंदी अभी आप जैसे आपने कहा कि ना हिंदी उसकी ठीक है, इंग्लिश भी उसका ब्रोकन है। और उसके बाद जो हमारा जो एक पारंपरिक जो स्वाद, जो खाने पीने, फूड हैबिट्स भी किस तरह से बदलते जा रहे हैं। अभी हम मैकडोनल्ड आ गया, फिर उसके बाद बहुत सारा ऐसे फास्ट फूड, तो कहा कि पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, हीकू हुयू ये सब खाना जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिल्कुल। मतलब इसके पीछे कारण क्या है कि कंज्यूमरिज्म का इतना ज़्यादा दबाव है जी। अभी आप सोचिए कि मैं अगर मेरा मोबाइल का अगर मैंने डाटा ऑन किया तो अमेज़न का मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये बेस्ट डील है आज का क्यों ना ये ले लिया जाए, ये है कि ये इस तरह, मतलब धीरे धीरे किस तरह से जो कंज्यूमरिज्म जो है वो हम सबको धीरे धीरे वो शिकार बनाते। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रही कि नहीं आप ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए, आप पिज्जा खाने मत जाइए, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, चेंजेस से कोई नहीं है, उससे चेंजेस से दैट इज इनएविटेबल, जिसको कहते हैं कि ये जो है बदलाव तो होना ही है, बदलाव रह भी नहीं सकते। बिल्कुल। हिंदी में कहावत है, हिंदी में ये कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। वो तो परिवर्तन तो होगा होते रहेगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल इसकी चपेट में आ जाए कि हमारा फूड हैबिट्स जो है वो बिल्कुल से वो बिल्कुल बदल जाए। और उसके बाद अभी आजकल आप देखिए कि जब भी पेपर में पढ़ने के लिए जब मैं खोलती हूँ डाटा, जब मोबाइल डाटा ऑन करके जब मैं खोलती हूँ कि मोबाइल चोरी खींच लिया किसी ने, ये कर लिया, वो कर लिया, किसी को लूट लिया, तो ये क्या है आज इस, क्योंकि ये जो कविता है वो यूथ के ऊपर है, तो ये जो अरुणाचली युवा जो है वो जैसे किस तरह से वो सब चाहते हैं कि मेरे पास एक स्मार्ट गैजेट होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, हम भी जाएं पिज़्ज़ा खाएं, हम भी महंगे चीज़। तो ये किस तरह से हमारा जो एक ट्रेडिशनल जो, या ये कहे कि जो पारंपरिक जो, या एक जो मूल्य है वो किस तरह से शिफ्टिंग होता जा रहा है। तो इसलिए इन कविताओं को पढ़ के, जैसे हिंदी बेल्ट के लोगों ने ये कहा कि मतलब हमारे यहाँ भी ये बिल्कुल हो रहा है। कि तो रिलेट कर पाया। हाँ, रिलेट के कि किस तरह से हमारे यहाँ भी बाजारवाद जो है ना वो फैलता जा रहा है। आज आंखें खोल के देखिए आप, हर जगह बाजार ही बाजार है। ऐसा कौन सा खाली जगह, थर्सडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, ये मार्केट। तो वो लोग जो है ना वो किस तरह से एक मतलब क्या कहते हैं उसको कि
एक वो लोगों पर टारगेट करके वो किस तरह से एक ना केवल चीज़ों को खरीदने में, लोगों के लालच को नहीं कहते कि भुनाने में किस तरह से बाय वन एंड गेट वन फ्री, ये सब चल रहा है। ये आज हम इस एज में आ गए, हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर कि हम सच सही गलत क्या, एक हमारा जो विवेक जो है वो हमें बताता है। लेकिन जो बच्चे जो अभी एक ना जो जवां हो रहे हैं उसके पास उस तरह से विवेक नहीं है, तो वो इन चीज़ों को एकदम से इसे पाने के लिए वो कुछ भी कल को गलत सही रास्ता ये कर सकता है। Exactly, very true। मैम आपका साथ बात करते रहेंगे तो लगता है हम लोग दिन भर ये करेंगे। तो मैम जैसे आपने बोला बहुत यू आर वेरी कीन ऑब्जर्वर योरसेल्फ, तो आप ये सबको ऑब्जर्व करते हैं और बुक में डालते हैं। सो नाउ लाइक आई वांट टू नो, ये आपका नेक्स्ट जो है ओइमोक, ये फोक टेल्स इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेरे लिए, क्योंकि मैं भी बिकॉज लाइक बचपन का वो आपने जैसे बोला कि वो यादें रह जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट में भी। सो ये कैसा रहा ओइमोक के बारे में हमें कुछ बताइए। ओइमोक का एक्सपीरियंस तो मैं ये बताऊं कि जब आदिवासी गाता है ये पोइट्री बुक जब छपने के बाद, जैसे मैंने कहा इसके कई सारे रिव्यूज़ आए और उसके बाद और धराधर जो है इसकी जो कविताएं हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, वहाँ मतलब वहाँ जो एमए जो सिलेबस है करिकुलम में या वहाँ पे इंक्लूड हुआ। और इसके बाद और भी ये इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश अमरकंटक में, वहाँ भी इस ये तो इसको भी बहुत अच्छा से उसने मतलब पाठकों ने या जो ये कह सकते हैं कि जो लिटरेचर ने जो लवर्स इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो ओइमोक चूँकि ये लोक कथा है, लोक कथा, तो मैं जब ओइमोक लिख रही थी तो मैंने नहीं सोचा था कि क्योंकि अगर हम जब आदिवासी गाथा है की बात करें तो वो मेरा नहीं ओरिजिनल राइटिंग ना। हाँ। और ये जो ओइमोक जो है ये चूंकि फोकटेल है, तो फोकटेल का तो जैसे फोकटेल का तो इसकी तो मतलब जो लोक कथा होती है इसकी तो कोई रचयिता नहीं होती। ये तो जैसे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ऑलरेडी वो ये ट्रांसफर होके जैसे पास होके आता। तो मैं बेसिकली इसको जैसे रीराइटिंग करना जिसको हिंदी में कहते हैं पुनर्लेखन करना, मैंने भी सुना और मैं उसको बहुत जितनी सुंदर भाषा में लिख सकती थी मैंने उसको कोशिश किया। मेरे साथ एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो एडवांटेज है वो ये कि मैं गांव में भी बहुत रही और फिर उसके बाद इधर ईटानगर में यहाँ रहते हुए लगभग मुझे कितना आई थिंक 25 इयर्स तो हो ही गया, 25 या 27 28 इयर्स। फिर मैं गांव में भी बहुत ज़्यादा रही। तो मैं जब मैं गांव में रही तो गांव में जैसे दादी माँ है, दीदी है, चाची है, मामी है, सबसे मैंने बहुत ज़्यादा मैंने कहानियाँ सुनी। ये लोग दिन भर खेती करते थे, रात को लौट के आते थे तो अपनी गोद में लेके हमारे सिर पर वो नहीं होता कि जुए वो निकालते हुए वो किस तरह से वो हमें मतलब प्यार से थपकियाँ देते हुए कहानी बताते थे। तो मैं फिर यहाँ एक प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा जी हैं जो हमारे हिंदी डिपार्टमेंट में वो हेड भी थे और डीन भी थे। अभी वो उधर वहाँ चले गए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वहाँ उत्तर प्रदेश चले गए। तो इसके पीछे सर का भी मैं इसीलिए मैं उनको इसलिए मैं याद कर रही हूँ क्योंकि सर ने मुझे एक्चुअली एक टास्क दिया था। सर ने ये कहा था कि मुझे कुछ 5 लोक कथाएं चाहिए, मैडम आप जरा लिख के दीजिए। तो सर को एक उनको लोक कथाओं पर शायद उनको कोई किताब या मैं ठीक से चूंकि काफ़ी पहले की बात है, आई एम सॉरी मैं ठीक से मुझे याद नहीं है उन्होंने, लेकिन मुझे कहा था कि आप 5 लोक कथा लिखिए। अच्छा। तो मैं 5 लोक कथाएं मैं दैट टाइम में हेवीली प्रेग्नेंट थी और जो प्रेगनेंसी के उसके अपने डिस्कम्फर्ट भी होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होना ही। तो समहाउ मैंने उनको लिख के मैंने उनको सर को दिया। फिर सर ने पढ़ने के बाद सर ने ये कहा कि चूँकि मैडम आप खुद कवित्री भी हैं और इसलिए आपने ये जब सारी जो लोक कथाएं हैं इसको आपने जब रीराइट किया तो इसकी जो भाषा की जो सुंदरता है एकदम मुझे इतना बांधे रखा। तो मैडम क्यों नहीं आप इस पर नहीं कि आप एक किताब निकालिए, उन्होंने मुझे सुझाव दिया। बट वो यहाँ के नहीं होते हुए भी इतना रिलेट कर पाया।
बिकॉज आपका राइटिंग इतना सुंदर था और आपने जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया, तो बहुत अच्छा। फिर मैडम और भी इंटरेस्टिंग, फिर मैं भोपाल में वहाँ एक बहुत बड़ा एक ओपन एयर म्यूजियम है। अच्छा। आई थिंक एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम होना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ओके। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के जो उस समय के, अभी तो सर यहाँ तब डेपुटेशन पे थे सर, अभी यहाँ आ गए, प्रोफेसर शरीद कुमार चौधरी, उनको भी मैं आदर करती हूँ उनका, उनको भी मैं बहुत शिद्दत से याद कर रही हूँ। तो सर ने ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था सर के इस इंस्टीट्यूट ने। तो मुझे भी इनविटेशन मिला, तो मैं वहाँ गई। मैं वहाँ गई, तब तक डिलीवरी हो गई, बेटा भी 1 साल हो गया था। मैं वहाँ गई तो सर ने मुझे कहा कि अब आजकल क्या कर रही हो, कविता का तो किताब तो आपने पब्लिश कर लिया, अब क्या कर। तो मैंने कहा सर मैं ये कर रही हूँ, लोक कथाओं पर मैं काम कर रही हूँ, लिख रही हूँ। तो सर ने कहा कि हम पब्लिश करेंगे। अच्छा। तो मेरा ये जो, चलो मुझे पब्लिशर मिल गया। एग्जैक्टली, ऑटोमेटिकली पब्लिशर में मिल गया। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो सर ने मुझे, तो मैंने कहा कि सर मैं चाहती हूँ कि चूँकि ये लोक कथाएं हैं, इलस्ट्रेशन हो इसमें, क्योंकि मैं हिंदी भाषा में लिख रही हूँ, तो इट्स ऑब्वियस कि इसको हिंदी रीडर्स पढ़ेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन हिंदी बेल्ट का जो भी रीडर्स है वो यहाँ के समाज को, यहाँ के जो समाज है, यहाँ का जो लोक जीवन है, उसको वो नहीं जानते ना। हमारा पहनावा, हमारा जिस तरह से हमारा एक घर नहीं, जिसको वास्तुकला या आर्किटेक्चर जो बांस के घर में हम रहे, वो नहीं जानते। तो मैं चाहती हूँ कि इलस्ट्रेशन इसमें साथ में अगर रखा जाए तो कैसा। इलस्ट्रेशन रखना मतलब खर्चा बढ़ जाता है ना, उस किताब का जो वो बढ़ जाएगा, फिर वो स्केच वाला को अलग से, फिर उसके सारे जो है वो कॉस्ट जो है। तो सर ने कहा, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि सर पता नहीं क्या कहे कि मैं कहा कि इलस्ट्रेशन। सर ने कहा कि बिल्कुल, कहा कि वी कैन गो फॉर दैट। तो फिर सर ने कहा कि ऐसा करो, जेने से कांटेक्ट करो, जेने से कांटेक्ट करो, बात करो, जेने को कहो कि इलस्ट्रेशंस को रेडी रखे। अच्छा। तो फिर मैं उसके बाद मैं जेने से मिली और जेने के साथ मैंने डिस्कस किया कि इसमें मैं जो मैंने लोक कथाएं लिखी मैं आपको ईमेल करती जाऊंगी। और तब तक पूरी लोक कथाएं नहीं लिखी थी, कुछ लिखना बाकी था। तो मैंने कहा कि मैं आपको ईमेल करती जाऊंगी और आप उन लोक कथाओं को पढ़िए और उसके एसेंस को पकड़ के फिर आपको जैसा लगे, आपको पूरी लिबर्टी है, आप इलस्ट्रेशन बनाएं। और जेने ने बहुत सुंदर और जेने ने कमाल का काम किया, बहुत कमाल का काम किया। फिर उसके बाद सारा जब इलस्ट्रेशंस एंड बीच में चूंकि इलेक्शन भी आ गया था, 2019 का इलेक्शन भी था, तो थोड़ा सा ये तो, लेकिन जेने इलेक्शन में भी बराबर वो बिजी था। इसके बावजूद भी वहाँ से जैसे ही वो वहाँ से फ्री हुआ, वहाँ से फारिग होते ही उन्होंने फिर रिमेनिंग जो इलस्ट्रेशन से वो बहुत खूबसूरती से बना के उन्होंने दिया। तो सारा जो है वो मैंने, चूंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज होता है। उसका बोर्ड ऑफ पब्लिकेशन का बोर्ड ऑफ मेंबर होता है, उसके सामने ये इन सारी चीज़ों को रखा जाता है, करना पड़ता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट और इलस्ट्रेशन को उन लोग जब बोर्ड पूरा ओके करेंगे तब जाके वो फाइनली पब्लिश होता है। तो ये तो काफी लेंदी प्रोसेस था सारे। लेकिन समहाउ बोर्ड के भी जो भी मेंबर्स थे उन लोग भी काफी सेटिस्फाई हुए कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ। फिर इस तरह से ये पब्लिश हो गया, भोपाल में ही वहाँ पब्लिश हुआ और मतलब पब्लिश और वहाँ हमने लॉन्च भी किया। फिर इसके बाद में मुझे सूचना मिली कि ये राजस्थान के अपर प्राइमरी लेवल अपर प्राइमरी लेवल में एक भारत सरकार का एक ये योजना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इस स्कीम के तहत इस फोकटेल वाली जो किताब है यहाँ से 5 अच्छे फोकटेल वहाँ शॉर्टलिस्टेड करके वहाँ ये सो प्राउड। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आबोतानी या बाकी जो भी एक ना कि आबोतानी, ताई बीदा, ग्याकर सिंह, ये सब जो है अभी राजस्थान के बच्चों के बचपन का हिस्सा बनेगा। और वो हमें यहाँ का आदमी, हम कैसा स्टोरी कैसे से ग्रोथ मतलब बड़ा हुआ है, क्या सुन के आए हैं, उनको पता चलेगा। दैट्स सो नाइस। सो मैम
अभी अगर हम लोग अयाचित और अन्य कहानियों के बारे में बात नहीं करेंगे तो इट वुड बी क्वाइट अनफेयर। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हमें बताइए थोड़ा सा। अच्छा, अयाचित अतिथि और अन्य कहानियाँ मैडम, एक तो ये कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि क्या बताए कि जैसे इस कहानी ये जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इस कहानी संकलन में कुछ कहानियां हैं जो बिल्कुल जिसको आसानी से मैंने लिख लिया, जैसे नम्र सब कहानी, हल्की फुल्की कहानी और आसानी से इसको मैंने लिख लिया। और कुछ कहानी है जिसके लिए काफ़ी रिसर्च भी मुझे करना पड़ा। मैं उसके लिए ये जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ये सबसे पहले मुझे ये खुशखबरी आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसका भी मलयालम में भी ट्रांसलेशन चल रहा है। टोटल 10 शॉर्ट स्टोरीज का 10 ट्रांसलेटर, एंड होपफुली इस महीने या अगले महीने तक शायद इसका ट्रांसलेशन इसका पूरा हो जाए। और दूसरी खुशखबरी ये है कि दैनिक जागरण, ये हिंदी का एक वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर है। अच्छा। इन लोगों ने 2021 में, यानी कि पिछले साल, कौन कौन सी ऐसी किताबें, इम्पोर्टेंट नोटेबल बुक्स, कौन कौन सी ऐसी उल्लेखनीय किताबें हैं जो हिंदी भाषा में जो पब्लिश हुई, एक इन लोगों ने साल भर का एक राउंड अप ना, साल भर का एक राउंड अप, और उसके बाद एक रैंकिंग इन लोगों ने बिठाया कि रैंकिंग ने। तो ये बताते हुए मुझे बहुत 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 ज़्यादा मैं खुश हूँ कि इसमें अयाचित अतिथि का मतलब रैंकिंग में ये एक नंबर पर आया है इसकी किताब। सो मैं बहुत ज़्यादा कि एक वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर का एक रैंकिंग है, और उस रैंकिंग में अगर इस किताब को साल का सबसे वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल बुक की रैंकिंग में अगर ये एक नंबर पे आ रहा है, तो दैट मीन्स इसके जो रीडर्स है वो काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं इसको। एग्जैक्ट। सो मैम, आपने ये सब बुक लिखा और आपका ये इन सब में क्रिटिसिज्म, ट्रैवलॉग, शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री, आपको कौन सा जॉनर सबसे पसंद है आपका? ये सवाल मुझे आप ही नहीं जहाँ भी इस तरह से मैं कभी ऑनलाइन या कभी मुझे सब ये पूछते हैं कि आपको कौन सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरली आपको क्या लगता है, कौन सी, जिसको हिंदी में कहा कि कौन सी विधा, कविता, कहानी। तो ये थोड़ा मुश्किल भी है आंसर करना मेरे लिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक जैसे हिंदी लिटरेचर का भी अगर हम बात करें, जैसे अभी मैंने मोहन राकेश के बारे में बताया, तो वो नाटककार भी थे और साथ ही साथ कहानीकार और उपन्यासकार भी थे। इसी तरह से हिंदी में एक राइटर है अज्ञेय, हिंदी के जो भी बाद में जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, हिंदी के जो भी स्टूडेंट या जो भी हिंदी से जुड़ा हुआ जो भी हिंदी लिटरेचर के बारे में जानते हैं, वो इस नाम से ज़रूर परिचित होंगे, अज्ञेय। तो अज्ञेय भी कविता लिखते थे, कहानी भी लिखा उन्होंने, और उसके बाद उपन्यास भी उन्होंने लिखा, जैसे शेखर एक जीवनी, और उसके बाद कहानियों में भी उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत चर्चित कहानियां, और कविता तो वो स्वयं बहुत बड़े कवि तो थे ही। तो मेरा हमेशा से ये रहा कि मैं अपने आप को किसी एक जॉनर में सिमट के मैं नहीं रखूंगी। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक राइटर जो है वो बहुत ही प्रयोगशील प्राणी होता है, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट करता है। तो इसीलिए मैं शुरू से बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि मैं अपने आप को एक जॉनर में नहीं समेट के मैं एक्सप्लोर करूँगी। तो इसीलिए तोंगची सर ने मजाक में मुझसे ये कहा, क्योंकि ऐसा हुआ कि मतलब कॉन्सिडेंटली इस छोटी स्टोरी कलेक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी मेरे बुक पब्लिश हुए सर उसमें उपस्थित थे सर। तो सर ने इसलिए एक ऐसे चुटकी लेते हुए ये कहा कि क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म को एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण, एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉनर माना जाता है। तो जमुना का जर्नी ये रहा कि उसने क्रिटिसिज्म से शुरू किया, क्रिटिसिज्म, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी। तो आपने सबसे टफ से शुरू किया बल्कि। तो वो मुझे कभी कभी मेरा मतलब वो टांग खिंचाई भी करते हैं, तो तुमने जो है वो सबसे मुश्किल ने जॉनर से शुरू किया।
तो मैं इसीलिए मैं आगे और भी अगर कुछ और भी जो भी जोनर बचा हो मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूँगी। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर मुझे पिन पॉइंट करना हो तो मैं कहूँगी कि पोइट्री इज़ माई फर्स्ट लव। मुझे कविता से बहुत ज़्यादा प्यार है। बहुत ज़्यादा। दिस कन्वर्सेशन इज़ सो इंटरेस्टिंग, वी आर लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम। तो मैम हम लोग ब्रेक से जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए कुछ पढ़ें फ्रॉम एनी ऑफ योर बुक। हाँ तो मैडम मैं किताब तो लेके नहीं आई। ओके। मैं आजकल सब डिजिटल हो गए। मैं मेरा शॉर्ट स्टोरी जो रिसेंटली शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश हुआ, उसमें कहानी है। उस कहानी का मैं कुछ हिस्सा मैं यहाँ पढ़ के मैं सुनाती हूँ। नोमाई जिसको कहा जाता है, नोमाई का अर्थ होता है ऐसा पराक्रमी योद्धा जो दुश्मन जो मतलब मैदाने जंग से दुश्मन का सिर काट के जो लेके आए गांव में। तो वो हेड हंटर कहा जाता है। जैसे यूजुअली मुझे लगता है ये हेड हंटर नहीं, हंटर मुझे लगता है ये थोड़ा अपमानवाची अगर शब्द, क्यों जब हमारे पास इसके लिए एक नहीं ऑलरेडी इसके लिए हमारे पास शब्द है तो हम क्यों उसको ऐसा क्यों हम हेड हंटर कहने के बजाय क्यों ना हम उसको नुमाई कह के हम मतलब नुमाई जो शब्द है इसको क्यों ना हम फेमिलियर या पॉपुलराइज करें। तो इसीलिए मैंने इस शब्द का कहानी भी टाइटल भी यही है। तो एक इसमें इसका जो मेन जो ये कहेंगे कि जो प्रोटैगनिस्ट है नोकपान नाम है उसका। तो मैं ये पढ़ती हूँ इस कहानी को, जो मेरी हिंदी रीडर्स है जो पाठक है उन लोगों ने भी काफ़ी इसको पसंद किया। तो मैं कहानी की व्याख्या नहीं करूँगी, मैं सीधा मैं पढ़ती हूँ इस कहानी का छोटा सा एक बहुत ही भावुक हिस्सा मैं पढ़ के सुनाती हूँ। नोकपान के हिस्से में एक बालक का सिर था, क्या वो भी चिल्लाए वो नुमाई है? उसने अपने आप से प्रश्न किया, एक बच्चे की हत्या करने वाला नुमाई कहलाने का अधिकारी है? अपने से अधिक सामर्थ्य क्षमतावान का ना सही, कम से कम अपनी बराबरी का मुंड हासिल करने में आंतरिक तोष मिलता, ना कि अपने से दीन दुर्बल। ये सच है कि वो किशोर बहुत प्रतापी था, मगर फिर भी था तो एक बालक। क्या नोकपान की सारी वीरता और पराक्रम का यही सिला है कि उसने एक बालक की हत्या की? लोग नुमाई कहकर उसकी श्रद्धा भक्ति करेंगे, उसको सिर पर बिठाएंगे, परंतु एक बालक का हत्यारा क्या वास्तव में पूजनीय है? मन में उगाए नैतिक प्रश्नों के बियाबान जंगल में वो भटकने लगा। बाहरी युद्ध समाप्त ज़रूर हो गया था, मगर उसके अंतरतम में एक नया युद्ध छिड़ चुका था। नुमाई शब्द से जुड़ा तिलस्म ब्रह्म सब टूट गया। ये शब्द अब उसे बहुत अर्थहीन, निसार और टोठा लगने लगा। वाह रे जीवन, वाह जीवन की विडंबना, जिस पद को पाने की लालसा वो बचपन से पालता आ रहा था, आज वो मिला भी तो इस रूप में। तो ये था ओह माय गॉड एक नुमाई ना उसका पश्चाताप या उसका एक जो रिमोर्स। और इतना सुंदर से आपने इसको एक्सप्लेन किया। सो व्यूअर्स, सी यू ऑन द अदर साइड, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। टुडे वी आर इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर जमुना बीनी मैम। तो मैम आपका जर्नी अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग रहा एंड जैसे हमने पढ़ा है कि आपने
आपका बुक को कई भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया है, तो आप जो एक फुल टाइम वर्किंग मदर है, तो फिर फुल टाइम राइटर्स भी है, समय कैसे मैनेज कर लेते हैं? हाँ, ये समय तो निकालना तो पड़ता है कि अभी जैसे देखिए कि कई सारे मोर्चों को संभालना है। ये पारिवारिक मोर्चा है, फिर उसके बाद मैं एक एकेडमिशियन हूँ, तो हमें दिन में क्लासेस लेनी पड़ती है। फिर मेरे साथ जो रिसर्च स्कॉलर हैं, PhD के MPhil के, उनको भी टाइम देना है। और लोग चैप्टर्स लिख के बताते हैं कि मैडम हमने चैप्टर्स लिख लिया, आप इसको काइंडली चेक कीजिए। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल वेबिनार, ये सारा इनके लिए टाइम निकालना, मतलब इनमें आप तो टाइम देती ही है। इसके अलावा फिर उसके बाद परिवार को भी मतलब आपने जो है वो टाइम देना है। फिर क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी आपको बराबर जो है वो एक क्या है कि वो क्रिएटिव कॉलिंग जो आपके भीतर आता है, तो उसको भी शांत करना होता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारा इंटरेस्टिंग ऐसे वाक़या हुआ कि मैं जैसे कहानी आया, जब स्पेशली मैं वही मौके की भी बात करूँ, ये अयाचित थी कि मैं लिखने के लिए जब मैं बैठ जाती हूँ, तो जैसे मेरा बेटा है, दिन में वो इधर दोस्तों के साथ खेलेगा कूदेगा, लेकिन रात को सोने के लिए उसको माँ की गोद चाहिए। Exactly, माँ ही चाहिए। तो मैं लिख रही हूँ और वो गोद में नहीं, वो चढ़ जाता है। फिर वो कई बार ऐसे हुआ कि कलम ने लेके फेंक दिया, और कई बार लैपटॉप पे काम करे उसको ये कर दिया। तो झल्ला के कई बार मैं चिल्लाती हूँ उसके ऊपर, एंड चिल्लाती हूँ, डांटती हूँ। फिर जब सुलाने के बाद फिर मैं महसूस करती हूँ कि गिल्ट नहीं, जिसको हिंदी में कहते हैं अपराध बोध होना, कि कहाँ मैं एक फिक्शनल जो कैरेक्टर है, काल्पनिक पात्र है, फिक्शनल कैरेक्टर के सुख में मैं हंसती हूँ, उसके दुख में मैं रो रही हूँ। यहाँ मेरा अपना जीता जागता बच्चा है और मैं उसको बिल्कुल इट्स लाइक कि मैं उसको अनदेखा कर रही हूँ। तो ये रहता है। एंड और फिर बीइंग अ सिंगल मदर ये इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ डोमेस्टिक जो हेल्पर है या फिर जो नैनी मिलना, बेबी सिटर मिलना बहुत कठिन होता है। ऐसा हुआ कि मैं जब विमोक लिख रही थी, तो ये कहा गया कि मुझे जल्दी से मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर देना है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ बोर्ड ऑफ मेंबर है, मीटिंग होंगी, वहाँ से पास होना है। तो विमोक में टोटल 21 फॉकटेल्स है, तो जिसमें मैंने ज़्यादातर है वो लिख लिया। बाकी को 2-3 कुछ बचा हुआ था, जिसे मतलब मुझे उसको ये करना था। पूरा जो है वो एक नहीं कंपाइलेशन करके मुझे सबमिट करना था। एंड फिर मैं बेबी सिटर भी खोजती रही, तो वो मिला नहीं, ये नहीं, अभी संभव। फिर बेटा भी बहुत ज़्यादा जब तबीयत ख़राब होती है तो और भी ज़्यादा कि उसको गोद से फिर नहीं उतरना चाहता। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इस तरह से तो काम तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज डेडलाइन भी है कि मुझे सबमिट भी करना है। तो मैं मेरी जो जुड़वा बहन है, मेरी जो जुड़वा दीदी, मैं जमुना हूँ तो वो गंगा, हम दोनों जुड़वा है, इसीलिए गंगा जमुना नाम रखा। मेरे एक जीजाजी हैं, SMS जीजाजी, सबसे बड़े जीजाजी SD रॉय जी, उन्होंने नाम रखा। तो मैंने उन दीदी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि ऐसे समस्या। दीदी ने कहा कि इधर आ जाओ। तो दीदी के हस्बैंड वहाँ पंगचाओ में सर्कल ऑफिसर है, तो उनको हेल्पर मिला हुआ है। तो मैं वहाँ गई, जाके उन लोगों को बेटा को सौंप के फिर बाकी का जो रिमेनिंग जो फोकटेल्स है उसको पूरा लिख के कंपाइल करके फिर मैंने सबमिट कर दिया। तो मासी ने पूरा ख्याल रखा, जब ख्याल रखा पूरा, नहीं कहा कि अभी निश्चिंत होकर लिखो। तो इस विमोक के टाइम अयाचित अतिथि वाले इसमें भी अभी जैसे इसमें मैंने जो कहानी पाठ करके आपको अभी मैं बताया, तो मैं उस नोमाई से मिलने गई थी। अभी शायद जीवित है या क्या है, मैं जब मिलने गई थी 2018 की बात है जी। तो उस समय का बहुत 83 या 84 इयर्स के थे और बहुत बीमार भी थे। और लेकिन मेरा मन कर रहा था मैं मिलूं। Exactly. तो दैट टाइम भी मैंने ये किया कि बेटा को दीदी को सौंप के फिर, क्योंकि मुझे वांचो भाषा नहीं आती, तो अब वांचो भाषा नहीं आती और उनको फिर वो तो हिंदी नहीं बोल पाएंगे, इतने 83-85 इयर्स के हैं। और उसके बाद
ये जो जिसको हेड हंटिंग कहते हैं, इसका 70s में इसका प्रैक्टिस बंद हो गया। यस। तो वो जो पूरा जो वो उस समय का जो दौर था, मुझे वो जानना था। Exactly. तो मैंने, और ये रहते भी हैं इंडो बर्मा बॉर्डर के लास्ट इंडियन विलेज है। यस यस, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल। तो मैं क्या करूं, फिर मेरी दीदी ने काफ़ी मदद किया। तो दीदी ने अपना एक दीदी और जीजाजी ने बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने एक इंटरप्रेटर कहीं से ढूंढ निकाला, उन्हीं के एक स्टाफ है, और उन्होंने अपना एक सरकारी जिप्सी प्रोवाइड किया और कहा कि बेटा के बारे में चिंता मत करो, आप जाइए। तो मैं गई, और उसके बाद चूँकि हम लोग आउटसाइडर, हमारा भी एक रहता है जिसको कहते हैं कि मुगालता नहीं, या गलत फहमी, कि हम बस्ती में चले जाएंगे, किसी को भी पकड़ के इंटरव्यू लेंगे, ये नहीं होता। बिल्कुल। ये सोच भी एक तरह से थोड़ा गलत भी है, क्योंकि उन लोगों को आउटसाइडर के सामने या आउटसाइडर के साथ खुलने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और ऐसा नहीं कि सबके पास, सारे जो गांव वाले हैं उसके पास टाइम अवेलेबल हो, ये भी नहीं। तो इंटरप्रेटर ले जाना बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने कहा कि चूंकि तबीयत भी उनकी ख़राब रहती है, और पता नहीं वो आपको समय दे या ना दे, तो वो गए पहले 15 मिनट तक वो बहलाना फुसलाना जो भी हुआ तैयार किया। फिर बाद में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, और ये सारा जो इंटरप्रेटर था वांगचम अचम, तो वो भी काफ़ी स्मार्ट, तो वो सारा मुझे बताते गए। एंड मैं एक बात यहाँ आपको मैं खासकर बताना चाहूँगी, मेरे फेवरेट ऑथर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज। मार्केज ये कहते हैं कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा एक नॉवल भी नहीं, आप कहानी भी लिख सकते हैं। उनके पास इतनी सारी उपलब्धियाँ, या उनके पास नहीं कथा लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए इतना सारा, उनके जीवन में इतना मैटर होता है। यानी कि हर एक आदमी जो है वो एक ऐसे राइटर की खोज में रहता है जो उसकी कहानी लिखे। तो जब मैं उनसे बात की, और मुझे लगा कि नहीं, इसका मैं कुछ क्रिएटिव यूज़ तो मुझे करना पड़ेगा। और फिर मैं वापस आई। वापस आने के बाद फिर मैंने उसका इस किताब में उसको नुमाई नाम से मैंने लिखा, और ये कहानी अभी बहुत चर्चा में भी है। मैम, अभी आपने जैसा कहा कि एक ट्रांसलेटर लेके गया और आपका बुक भी ट्रांसलेट किया जाए, तो ट्रांसलेशन में आपको लगता है कि ओरिजिनल एसेंस रहते हैं, इसका बारे में आपको क्या सोचते हैं, आपका व्यूज़? ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट कि ये सवाल नहीं तो छूट जाता तो हमारा बहुत नहीं एक इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर को लेके, क्योंकि ट्रांसलेशन का जो पक्ष है वो पूरा छूट जाता। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले ये मानती हूँ कि एक ट्रांसलेशन जो है, एक अच्छा ट्रांसलेशन किसी रचना को, किताब को कई स्तर ना उसको ऊंचा भी उठा सकता है, और एक खराब ट्रांसलेशन जो है एक बहुत अच्छी किताब को मार भी सकती है, मतलब उसको पूरा बर्बाद भी कर सकती है। ट्रांसलेटर्स के लिए मेरे मन में हमेशा से बहुत ज़्यादा मान सम्मान या उनके प्रति बहुत इज्जत रही है। मैं ट्रांसलेटर को एक कल्चरल एम्बेसडर या एक सांस्कृतिक दूत में मानती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड लिटरेचर जिसको विश्व साहित्य कहते हैं, आज मुझे विश्व साहित्य के बारे में अगर, जैसे आप मैंने अभी मार्केज का नाम लिया, वो स्पेनिश में लिखते हैं, उसका जो भी मैंने पढ़ा ट्रांसलेशन में पढ़ा, या फिर मारियो वार्गस लोसा है, उसका भी मैंने ट्रांसलेशन में पढ़ा। फिर निकोलाई गोगोल है जो रशियन राइटर है, या फिर लियो टोल्स्टॉय, उनका भी जो है उन लोग अपना रशियन भाषा में लिखते हैं, उसका मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा। या फिर अगर इधर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, जैसे ओरहन पामुक, वो भी अपना टर्किश में लिखते हैं, उनका जो पढ़ा मैंने ट्रांसलेशन में पढ़ा। तो अगर ट्रांसलेशन नहीं होता तो इन सारे रचनाकारों का इनका परिचय मिलना या इनके राइटिंग्स को पढ़ना मेरे लिए तो बड़ा कठिन हो जाता। ट्रांसलेशन की ये तो मैं विश्व साहित्य की बात कर रही हूँ। इवन मैं अगर इनकी भी बात करें, अगर हम इंडिया के भी नहीं, जो इंडियन राइटर्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें, तो जैसे अमृता प्रीतम है, वो पंजाबी में लिखती हैं, उसका हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा। इस तरह से गिरीश कर्नाड है, गिरीश कर्नाड कन्नड़ में लिखते हैं, तो मैं तो कन्नड़ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाती हूँ, मैंने उसका इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा। तो ये ट्रांसलेशन जो है वो बहुत जिम्मेदारी का काम है। लेकिन आपको अच्छा ट्रांसलेटर होने के लिए जैसे आप जिस समाज से, जैसे ट्रांसलेशन का, इस पर जो ट्रांसलेशन का जो कोर्स किया रहता है,
जैसे इग्नू में भी ट्रांसलेशन पर शायद 2-3 साल का कोर्स करवाते, कुछ प्रोफेशनल उसके कोर्सेज होते हैं, वो बेहतर इस पे बता पाएंगे। लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है कि ट्रांसलेशन के लिए जैसे 2 भाषा है, एक सोर्स लैंग्वेज और एक जो है वो टारगेट लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, जिसको हिंदी में लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा कहते हैं। तो अगर आप किसी मतलब किसी एक अलग समाज के लेखक का उसका लिखा हुआ अगर आप उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, उस समाज का आपको जानकारी तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अभी मैं इसको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल नहीं, मैं तोंगची सर का ही मैं एग्जाम्पल लूँगी। तोंगची सर वो मेरे मानस पिता के समान है, नहीं वो मेरे मैं उनका ही एग्जाम्पल ये लूँगी। तोंगची सर SMS में लिखते हैं, मैं SMS नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैंने उनका इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा। तो तोंगची सर की 3 उपन्यास है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। अच्छा। सोनम, शव काटने वाला आदमी, और उसके बाद मौन ओठ मुखर हृदय। ओके। मौन ओठ मुखर हृदय, ये 2 उपन्यास, इन 2 उपन्यासों का ट्रांसलेशन दिनकर कुमार जी ने किया। अच्छा। और बहुत बहुत अच्छा ट्रांसलेशन, ओके। बहुत अच्छा ट्रांसलेशन। लेकिन जो उनका जो पहला ट्रांसलेशन जो मैंने पढ़ा था, सोनम उपन्यास बहुत पहले ट्रांसलेट हुआ। इसको किसी महेंद्रनाथ दुबे जी ने ट्रांसलेट किया। इसमें फिल्म भी बना है, इस पर फिल्म भी बना है, और फिल्म ने कुछ अवार्ड भी जीता है। जी, नेशनल अवार्ड भी जीता है। तो मेरा बड़ा ये मन था, एक चार्म नहीं कि मुझे तोंगची सर का हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है तो मुझे पढ़ना है। बिल्कुल। तो जब मैंने वाणी प्रकाशन हिंदी का एक बहुत रेप्यूटेड एक पब्लिशिंग हाउस है, वहाँ से छप, तो मैंने उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि सारे सपने जो वो चकनाचूर हो गया। इतना खराब ट्रांसलेशन। मुझे उम्मीद है कि महेंद्रनाथ जी सुन रहे हैं तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे तो बोलना ही पड़ेगा जो सच है। इतना खराब ट्रांसलेशन, इस पर कहीं रिसर्च भी होने वाला था। खुद तोंगची सर ने चिट्ठी लिखकर कहा कि इसके ट्रांसलेशन जो है ऑथेंटिक नहीं है, तो उन्होंने खुद मना भी किया कि इस पर कोई रिसर्च इस तरह से काम भी ना हो। सर ने खुद इतना खराब ट्रांसलेशन, भाषा में वो रवानगी नहीं, और क्या पता नहीं उनको वो सरदुपिन समाज का आइडिया है कि नहीं, उस समाज की पृष्ठभूमि को वो जानते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे एकदम वो ट्रांसलेशन पढ़ के नहीं, मतलब इट वाज, वो क्या कहे कि मेरे लिए जैसे नहीं एक यातना से गुजरना ना, कि कब ये किताब खत्म हो, कब खत्म हो। लेकिन बाद की जो 2 उपन्यास हैं, शव काटने वाला आदमी और मौन और मुखर हृदय, ये जो किताब है, इन दोनों किताबों को पढ़ते हुए कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ये ट्रांसलेटेड वर्क पढ़ रही हूँ। अच्छा। दिनकर जी ने इतना अच्छा ट्रांसलेशन किया कि मुझे बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल तोंगची सर ने ओरिजिनल इसको हिंदी में ही लिखा। तो इसीलिए जो ट्रांसलेटर है, मैं अगर अपनी राइटिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो जब आदिवासी गाता है, इस किताब का संताली में जब ट्रांसलेशन हो रहा था, तो मेरे मन में भी बराबर ये आशंका थी कि ऐसा ना हो कि महेंद्रनाथ दुबे जी की तरह वो नहीं मेरी रचना को मार ही डाले। लेकिन जिन्होंने ट्रांसलेशन इसका किया, श्याम चरण टुडू जी हैं। साहित्य अकादमी एक युवा पुरस्कार हर साल देते हैं, तो ये इसके विनर भी हैं। तो श्यामचरण टुडू जी ने इनका ट्रांसलेशन किया संताली में, और मुझे कुछ फीडबैक्स भी मिला कि बहुत अच्छा ट्रांसलेशन हुआ। तो मैं थोड़ा सा रिलीव हुई। इसी तरह से और मराठी में ट्रांसलेशन हुआ भरत यादव जी ने, वो भी बहुत अच्छा ट्रांसलेटर है। फिर गुजराती में ट्रांसलेट हुआ डॉक्टर वसावा, एक कानू जी हैं, उन्होंने कानू वसावा जी ने ट्रांसलेट किया। इस तरह से अनेक भाषाओं में इसका ट्रांसलेट हुआ। आपका एक फॉरेन लैंग्वेज में भी है? फॉरेन लैंग्वेज में, तर्किश में जिन्होंने किया वो जेकी बे है। बे इन लोग तर्किश में जैसे हम लोग मिस्टर लगाते हैं, हिंदी में जिसको श्रीमती लगाते हैं, उन लोग वैसे उन लोग वहाँ बे लगाते हैं, तो जेकी बे ने किया। और उसके बाद अभी और 2 ट्रांसलेशन की बात हो रही है। एक स्पेनिश में इसका ट्रांसलेशन की बात हुई, उसने शुरू भी कर दिया। स्पेनिश में अगर वो नाम मुझे प्रोनाउंस करे तो क्या मैं एल्बर्टो लोपेज अच्छा। हम लोग पढ़ेंगे तो अल्बर्टो पढ़ेंगे, उन लोग एल्बर्टो लोपेज, तो वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। और जर्मन में एक माइकल अगुस्टिन है, वो उसका वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ये कौन सा बुक में मैम चल रहा है आपका ट्रांसलेशन?
ये किताब मेरी शॉर्ट स्टोरी रीडिंग का तो मैंने मलयालम में बताया, इसका पोइट्री बुक का ट्रांसलेशन। ओके। तो इसका इन लोगों ने ये कहा कि वो, तो मैंने उन लोगों से भी एक यही बातें कही कि प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि नहीं आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये किताब मैं चूंकि मैं लेके नहीं आया, अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फुटनोट है। मैं जब लिखती हूँ तो बहुत सारा जैसे उस संग्रह में जो पहली जो क्या कहते हैं जो पहली कविता है वे अलसाए दिन, तो जैसे उसमें कई सारे ऐसे शब्द आ रहे हैं, पुरूप, मुकू, मबल। मैं चूंकि कमला डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ तो हम लोग अपनी माँ को अपा कहते हैं, नहीं तो अपा, तो ये सब शब्द आ रहे हैं। तो इसका तो मैंने फुटनोट में दिया है, किताब चूंकि नहीं लाई, किताब लाती तो आप देखते कि फुटनोट में कि आपा मतलब माँ को कहते हैं, वो सारा सब दिया। और एक और इसमें क्या कहते हैं कि एक और परिकथा नाम से एक कविता भी है जिसमें एक बाकोक शब्द आया। तो बाकोक शब्द जो है हम कमले वाले ये मानते हैं कि वाटर बॉडीज में कुछ स्पिरिट रहते हैं, अच्छा, जिसको बाकोक कहते हैं, नहीं कि वाटर बॉडीज में। चूंकि उइमोक लोक कथाओं में भी एक कहानी है उसमें कि बहुत सारे स्पिरिट्स पे हम बिलीव करते हैं ना, कि जैसे मुर एक ऐसे स्पिरिट है जो आग लेके चलते हैं, जिसका कोई नहीं एक पर्टिकुलर कोई बॉडीली कोई शेप साइज नहीं होता, वो लंगड़ा के चलते हैं। और इस तरह से अपापले नहीं, जो बहुत मतलब ह्यूज एक मॉन्स्टर ने, एक बहुत मतलब एक दानव है, बहुत लंबे चौड़े एक दानव। तो इस तरह की जो क्या कहे कि ना इस तरह के जो पात्र न जो हमने जो अपने लोक कथाओं में सुना, वो कहीं ना कहीं अगर मेरे कविताओं में अगर वो आ रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन हो। तो इसलिए वो उसका प्रॉपर ट्रांसलेट करे। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने अपने तरफ से जैसे मिथुन का पिक्चर भेजा, क्योंकि मिथुन पर भी एक कविता है। तो मैं सोची आप इसको समझिए कि मिथुन ये है, नहीं मिथुन ये है, हमारा पहनावा ये है। तो मैं बराबर उनको मेल पे मैं भेजती रहती हूँ फोटोज वगैरह कि ये है, ताकि इसको थोड़ा समझ के आप ट्रांसलेट करें। तो जैसे मैंने कहा ट्रांसलेशन बहुत 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 जिम्मेदारी का काम है। बहुत बहुत सही कहा। तो मैम आप बहुत सारे बुक्स का नाम लिया, मार्केस कैलियो टोल्स्टॉय, आप फिर कर्नाड का भी सब, आई मीन आप बहुत वेरिड काइंड ऑफ बुक्स आई थिंक आप पढ़ते हैं। तो आपका कौन ट्री फेवरेट ऑथर्स या फिर बुक्स आप जो पढ़ना पसंद करते हैं? मैडम ये भी बड़ा कठिन सवाल है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो मैंने पढ़ा है कि इट्स लाइक कि समंदर से कुछ बूंद ही मैंने कुछ बूंद ही में निकाल पाई, अभी पूरा समंदर बचा हुआ है पढ़ने के लिए। All the book lovers they feel that. मुझे तो मैं मुझे मार्केस मुझे बहुत पसंद है। इसका कारण ये है कि उनके राइटिंग में एक वो जो एक मतलब हंसने के लिए आपको वो पर्याप्त जो है ना, वो हंसने के लिए आपको पर्याप्त मौका देते हैं। उनके एक राइटिंग में आयरनी के साथ जो जबरदस्त एक जो कॉमिक एलिमेंट जो है वो मुझे, जैसे लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा, ये बहुत एक महान एक प्रेम कथा है। इसको पढ़ते हुए मैं लगातार हंसती भी जा रही हूँ। और इसमें जो कथाकार जो है वो अपने पात्र, चाहे वो जुबिनल उर्बिनो हो या फर्मिदा दाजा हो या उनके जो प्रेमी हैं, उनके माध्यम से वो जो कहना चाह रहे हैं ना, जिस प्रेम मतलब एक ऐसे प्रेमी के बारे में जो कहा गया, जो असल प्रेम की तलाश में 50 मतलब 50 क्या है महिलाओं से वो प्रेम करते हैं, लेकिन अंततः उसको लगता है कि यही मेरा एक सच्चे प्रेम की प्राप्ति। और वो सच्चा जो प्रेम है वो आपको जब बहुत बुजुर्ग, इन दोनों का मिलन तब होता है जब ये लोग 50-60 इयर्स के होते हैं, तब ये जो दो प्रेमी है इनका मिलन होता। तो ये जो एक महान एक अमर प्रेम का इसकी कथा जो है वो किस तरह से इसमें जिस तरह से ब्यूटीफुली कॉमिक एलिमेंट का उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए जिस तरह वो लेके चले हैं, ये बहुत सुंदर, ये बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। इसके अलावा अगर मुझे और एक नाम लेना, अगर आप मैं कहे कि मैं नाम लेना चाहूँ तो वो है निकोलाई गोगोल। निकोलाई गोगोल की एक शॉर्ट स्टोरी है द ओवरकोट। अच्छा। मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है कि मैं किसी राइटिंग को मैं बार बार पढूं। मैंने एक बार पढ़ लिया और मतलब उस राइटिंग को मैंने पढ़ लिया और वो
उसका जो थीम है या जो है नहीं उसका जो भी ऑब्जेक्टिव रहा मैंने उसको ग्रास्प कर लिया, दैट इज़ इनफ फॉर मी। फिर मैं दोबारा मैं उसको उस तरह से ना पलट के नहीं देखती, या मैं दोबारा फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ पढ़ने के लिए, दूसरा कोई मैं किसी राइटिंग्स को पढ़ने के लिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। लेकिन इस एक कहानी ने मुझे इतनी दफ़ा मजबूर किया कि आई थिंक मैं अब तक 5 बार शायद मैं पढ़ चुकी हूँ। तो ये तो बहुत द ओवरकोट, ये कहानी इसको और मैं बाकी लोगों को भी रिकमेंड करूँगी इसको पढ़ा जाए। इसमें जैसे एक बहुत ही एक निर्धन एक व्यक्ति है जिसका नाम अकाकी अकायेविच है। तो उसके माध्यम से वो जो पूरा एक जो रशियन नहीं एक वो क्या कहे कि वो जो पूरा जो रशिया का जो एक वहाँ का जो नौकरशाह का एक तंत्र है वो किस तरह से मतलब इस पे मैं इसको शॉर्ट ही रखूंगी। अभी कहूंगी तो हो सकता है इस पे पूरा एक दिन मुझे इस पर लेक्चर है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कहानी है। और आज तक लिटरेचर के जो भी बड़े जो क्रिटिक्स वो ये रशियन लिटरेचर के वो सब कहते हैं कि हम सारे जो हैं बाद के जो भी लोग हैं वो सारे जो वो इस गोगोल के ओवरकोट से निकले हैं इस तरह से। मतलब वहाँ ये एक जो है वो मैगजीन वहाँ पे वो चलता है। तो ये इतना ज़्यादा मुझे प्रभावित किया इस कहानी ने। और जैसे मैंने कहा कि मैंने 5 दफ़ा इसको मैंने पढ़ा है। जी अकाकी अकायेविच हो, उसके बाद दर्जी होता है पेट्रोविच हो, किस तरह से बाद में वो नहीं उसकी मौत हो जाती है और फिर वो प्रेत में रूपांतरण हो जाता है। मेरे पोइट्री कलेक्शन में एक बहुत बड़ी एक लंबी एक कविता है गोगोल का ओवरकोट, वो इन्हीं को ट्रिब्यूट करके मैंने लिखा। अच्छा। और यही नहीं मैडम, मेरा बेटा का नाम भी मैंने गोगोल रखा उनके ट्रिब्यूट में। मैं घर का नाम है गोगोल, स्कूल का असली नाम तो निथे है लेकिन मैं प्यार से उसको गोगोल बुलाती हूँ। तो मुझे लगा कि ये एक प्रॉपर एक ट्रिब्यूट होगा उस महान राइटर को। और उसके बाद अगर इंडियन राइटर्स में अगर कहें तो मैं एक नहीं 2 नाम लेना चाहूँगी, प्रेमचंद और उसके बाद गिरीश कर्नाड। ये इनके राइटिंग्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आई होप राइटर्स आर टेकिंग नोट और मैम का सजेस्टेड बुक्स को पढ़ाया जाए। नाउ कमिंग टू द अवार्ड्स पार्ट, यू हैव बीन अवार्डेड विद मेनी स्टेट, नेशनल एंड अक्रॉस द ग्लोब। तो जैसे सच एस राष्ट्रीय भाषा गौरव अवार्ड बाय अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान, सरस्वती सिंह अवार्ड बाय पूर्वोत्तर, और ये हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा है। इट इज़ नेवर एंडिंग, यू हैव गॉट सो मेनी अवार्ड्स। सो आई जस्ट से एक्सेट्रा लगा देते हैं। सो माय क्वेश्चन इज हाउ इम्पोर्टेंट इज रिकॉग्निशन टू यू मैम, ये अवार्ड्स? अगर मैं एक नहीं ईमानदारी से कहूँ तो आपको एप्रिशिएशन मिले नहीं, आपकी प्रशंसा हो, आपकी सराहना करे, किसको अच्छा नहीं लगता। सबको नहीं तारीफ सुनना, सबको नहीं आपके बारे में लोग मतलब आपको इस तरह से लोग सम्मान दे, किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि मैं जब भी लिखती हूँ मैं कभी ये सोच के नहीं कि मैं लिखूंगी और इसको रिकग्निशन मिलेगा। ये इस तरह से जैसे मैंने चाहे वो इमोक जब मैं लिख रही थी तब भी मैंने नहीं सोचा कि ये सिलेबस में एनसीईआरटी के सिलेबस में इसको शामिल कर लिया जाएगा। जब आदिवासी गाथा है जब इसको मैं जब लिख रही थी तो कभी मैंने नहीं सोचा कि ये यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में, जैसे मैंने कहा इलाहाबाद और नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक इनके में लगाया गया। फिर ये अभी शॉर्ट स्टोरी जो है इसको भी मैंने नहीं सोचा कि उधर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन सब की यूनिवर्सिटीज़ में इसका ये कभी उस तरह से या इसमें अवार्ड मिलेगा या उसके लिए ये होगा, कभी ये मेरी भी जैसे मैंने मैडम आपको ये पहले भी कहा, मेरे लिए राइटिंग हमेशा से एक थेरेपी रहा है। जी नहीं मैं आई थिंक मेरे लिए लेखन एक उपचार है। मैं जब लिखती हूँ मतलब मैं काफ़ी रिलीफ फील करती हूँ। एग्जैक्टली। और जैसे मैंने आपको कहा कोई राइटर है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर होता है। हम अपने आसपास हमारे परिवेश और उसमें जो भी घटित हो रहा है हम उसको देखते हैं और कहीं ना कहीं उसका हम अपनी राइटिंग्स के माध्यम से उसको हम उसका डिपिक्शन करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होता है। ये तो ईमानदारी के साथ, जैसे मैंने कहा कोई एक बिल्कुल आपने सपना या कोई ख्याली पुलाव नहीं, कोई आप ख्याली घोड़ा जो है वो दौड़ा दौड़ा के लिखना नहीं, एक बिल्कुल नहीं आप
जैसे ये कहा कि एक भीतर से जो एक लिखने का एक आपके भीतर से वो एक आह्वान हो जब हो कि आपको कई बार जो है ना वो क्या होता है कि हम सब्जेक्ट को चुनते नहीं, सब्जेक्ट हमें ही खुद चुनता है। इसको भी हमने ये ध्यान रखना होगा कि अब जैसे उइमोक जो कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने पिता का पिता की आत्मा हम कह सकते हैं, उसकी स्पिरिट का पीछा करते करते वो इस लोक से यानी कि द लैंड ऑफ जो लिविंग है यहाँ से वो पीछा करते करते उइमोक मतलब उइमोक शब्द हमारे इधर कमला अगर भाषा में अगर मैं कहूँ जो कमला वाला जो निश्चय उइमोक का अर्थ होता है द लैंड ऑफ डेड ना, या द लैंड ऑफ एंसेस्टर भी हम कह सकते हो। पीछा करते करते वो वहाँ पहुँच जाते। तो ये इस तरह से था कि मैडम मैंने इसको कहानी बचपन में दीदी के मुंह से मैंने सुना और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, लेकिन बाद में जैसे पढ़ने लिखने और भी बहुत सारी चीज़ों में मैं व्यस्त हो गई। लेकिन जब भी मुझे थोड़ा भी खाली समय मुझे मिलता था तो ऐसा लगा मुझे जैसे उस लोक कथा की ये जो छोटी बच्ची है जो अपने पिता का पीछा करते हुए वहाँ चली गई, जो नेचर का जो रूल है कि जीवित जो मनुष्य है वो वहाँ लैंड ऑफ डेड में नहीं आ सकते, लेकिन वो उन्हें आप ये कहे कि उसका एनक्रोच करके वो वहाँ गई। तो मुझे लगा कि वो छोटी बच्ची कहीं ना कहीं मुझे बार बार बोल रही है कि लिखो मेरे बारे, लिखो लिखो लिखो। तो जैसे मैंने कहा कि वो भीतर से एक आपको वो प्रेरणा एक भीतर से एक्चुअली मैडम ये कहा जाए लिखना जो है ना वो दरअसल वो जो पूरा लिखने का जो क्षण हो जो होता है ना वो एक तरह से वो एक डिवाइन मोमेंट होता है। आई कैन फील यू। अभी मैं समझ में आया कि आप क्यों बोला कि सब्जेक्ट हमें चुनते हैं। तो वो कह रहे थे कि आप उसे एक्सप्लेन करो। बिल्कुल। और जैसे हेड हंटर का भी आपने इसलिए शायद लिखा कि क्यों हमें से हेड हंटिंग को एक इन ए बैड लैंग्वेज में इसमें लेके जाएं। हाँ। So, इसके लिए ना मैडम कॉलोनियल जो राइटर्स हैं उन लोगों ने कॉलोनियल राइटर्स में चाहे वो जो भी हिस्टोरियन हो रहा हो या इवन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर या फिर बायोलॉजिस्ट जो गए में एक्सप्लोर करने के लिए, अगर हम तब की बात करें इतिहास की बात करें, खासकर उन लोगों ने मिस्मी लोगों के बारे में जो लिखा अरे मैं उसको मतलब पढ़ के मैं इतना ज्यादा मैं डर गई। डर मतलब बाहर वाले तो और भी डरेंगे। Exactly. लिखा कि ये ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर नहीं इस तरह से ये ऐसे हैं ये वो वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये जो नोक्ते वंशो नहीं जहाँ इस तरह ये प्रथा पालन किया जाता था इनके बारे में भी काफी उस तरह के बहुत उटपटांग मतलब दरअसल वो लोग जो आए थे उनका अपना एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स से प्रेरित होकर उन्होंने लिखा नहीं नीची निगाह से देखते हुए एक सुपेरिटी वो जो कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए इतिहास को भी हमें रिविजिट करना चाहिए, उसको रीराइट भी हमें करना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी ये कहा जब मैं उनसे मिली मैं तो ऐसे यूं मिलने गई थी क्योंकि मुझे उस दौर का उस एरा के बारे में जानना है, लेकिन जब उनकी बातें मैं सुनती गई उन्होंने कहा कि नहीं इनके बारे में तो मैंने कहा कि ये खुद ही ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बोल रहा है कि लिखो लिखो। और मैडम मैं ये कहूँगी जब लिखने जब बैठ जाती हूँ तो जैसे बल्कि मैं ये कहूँ कि लिख के तो मैंने अपने शरीर का कबाड़ा कर लिया। दरअसल मैडम मैं जब अयाचित अतिथि ये जब शॉर्ट स्टोरी इसको लिखने में मुझे 1.5 साल लगा। 1.5 साल मतलब 1.5 ईयर लगा। इस लिखने के दौरान क्या हुआ मैं जब लिखने बैठ जाती थी तो घंटों मैं टेबल पे बैठ के मैं लिखती थी तो इतना दर्द करने लगा। फिर मैं डॉक्टर मिंगम परतिन है ऑर्थो स्पेशलिस्ट उनके पास गई, उन्होंने बेल्ट पहना दिया, कहा कि आपको ये बेल्ट हमेशा मतलब पहनना होगा। फिर उसके बाद एक बार ऐसे हुआ कि एक और कहानी मुझे ख़त्म करना था, मैं रात भर लिखती रही। और जैसे इनके बारे में कहा जाता है एस.टी. कॉलरिज इंग्लिश के जो राइटर उनके बारे में कहा जाता है कि वो अफीम लेते थे नहीं जो अफीम लेते थे और उन्होंने कल्पना सिद्धांत ने जो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन वगैरह जो भी है मतलब एस.टी. कॉलरिज तो विलियम वोट्स वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे नहीं? तो कहा उन्होंने जो भी लिखा वो अफीम के नशे में लिखा, इन्फ्लुएंस में। फिर ये बात कितना सच मैं नहीं जानती, जिन्होंने देवदास लिखा शरद चंद्र उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो लिखने के लिए जब कमरे में जब घुसते थे तो केटली में बड़ा सा लाल चाय या कुछ चाय बना लेते थे, उसके बाद कमरा बंद करके वो घंटों लिखते थे। पता नहीं ये कितनी सच्चाई, लेकिन मैंने सुना कि वो एनर्जी बूस्ट करने के। मेरा ये है कि मुझे शर्म भी आ रही है कहते हुए, लेकिन मैं कि क्या करूं तो मैं तंबाकू खाने लगी।
ऐसा हुआ कि एक रात में 2 पैकेट तंबाकू खत्म किया, फिर बाद में थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, फिर मुझे भागना पड़ा। डॉक्टर जेगो ओरी ENT स्पेशलिस्ट, उनके पास गई। उन्होंने कहा कि बड़ा इन्फेक्शन हो गया, अभी आपको ये खाना हो गया, ये खाना होगा। फिर उसके बाद मैं बिस्तर पे ऐसे टिका के, कोहनी टिका के लिखने लगी, तो बाद में ये कोहनी छिल गई। तो मुझे एक स्किन स्पेशलिस्ट है डॉक्टर बासर हेलिमी बासर, मैं नाम भूल रही हूँ, प्यारी सी डॉक्टर, बहुत ही प्यारी सी। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपको, नहीं ये काफ़ी ड्राई हो गया, अभी आपको इसमें ऑइंटमेंट लगाना हो। तो ये इस तरह से अपना बदन का कवर इस तरह से। तो मैम कभी कभी हैविंग पुट सो मच एफर्ट, आपका काम में इतना सारा ध्यान, एनर्जी, और आपने बोला अपना सारा बदन झोंकने के बाद कभी कभी फेलियर्स आते होंगे, तो उसको आप कैसे डील करते हैं? आई थिंक यंग जनरेशंस दे वुड लाइक टू नो, क्योंकि उन लोग तो दे आर वेरी बैड एट टेकिंग फेलियर, सम ऑफ देम। तो आप उसको कैसे डील करते हैं? मैडम मतलब फेलियर्स मतलब इन लाइफ आल्सो, इन लाइफ किस कॉन्टेक्स्ट में? लिखने में तो भी मुझे सबसे ज़्यादा इसी से मुझे जैसे मैंने कहा मेरे लिए थेरेपी है, और मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे जिसको कहते हैं हिंदी में नैतिक बल, मुझसे यहाँ से मुझे राइटिंग से मिलता है, मुझे पढ़ने से मिलता है। तो ये फेलियर्स किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने समझ, और इन एनीथिंग कभी मैम आपको ऐसा राइटिंग में ऐसा आपको तो मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, और इन लाइफ इन जनरल ऐसा कैसे डील करते हैं आप उसको? हाँ, ये आपने बिल्कुल ये सही कहा। पिछले साल मेरे लिए बहुत एक मिक्स्ड ये रहा, मिक्स्ड इन द सेंस पिछले साल जो है वो मेरी किताब आई, अभी जैसे मैंने बताया कि ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन और दैनिक जागरण की रैंकिंग में ये फर्स्ट भी रैंकिंग में फर्स्ट भी आया, वो काफ़ी फुलफिलिंग मेरा एक्सपीरियंस भी रहा। लेकिन पिछले साल मैं अगर मेरी अगर परिवार की अगर नज़र से मैं ये करूँ तो ऐसा हुआ कि 2 ही मतलब एक ही सप्ताह में मेरे परिवार के 2 बहुत ही खूबसूरत लोग और 2 बहुत ही करीब लोग गुजर गए। एक मेरी दीदी जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, श्रीमती यायम ताओ, और एक मेरी भाभी बिनी रॉय, और दोनों ही मेरे बहुत करीब के। हम दीदी का घर याजली में है, दीदी को मतलब उनको अंतिम विदाई दे के याजली से हम लौटे ही थे, फिर पता चला कि यहाँ फिर भाभी का फिर देहांत हो गया। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कि इमोशनली वो ये जो क्राइसिस है वो मुझे कई मैं एडमिट कर रही हूँ कि कई दिन तक मुझे सोने में मुझे वो स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब इंसोमिया, वो इस तरह से। लेकिन वो मैं इसको किस तरह से मैं अगर लेती हूँ तो मैं ये कहूँगी कि मुझे जीवन से बहुत प्यार है। मैं ये गाना हमेशा सुनती हूँ, लव यू जिंदगी। मैं ये गाना हमेशा सुनती हूँ मुझे कि क्योंकि मैं ऐसे मानती हूँ कि जीवन एक ही बार मिलता है। Exactly. तो इसको मेक द मोस्ट ऑफ इट, जिसको ये कहा है कि एक ही बार ही तो मिलता है, इसको कोशिश करना चाहे हम उसको अपने शर्तों पे जिए, और इसमें जैसे कहा जो भी सेटबैक्स जो आते हैं या जो भी उसके साथ तालमेल बिठाना। मैं बहुत ज़्यादा हॉरोस्कोप में विश्वास नहीं करती, लेकिन जैसे मेरे जो करीबी लोग हैं, जो मेरे नियर एंड डियर वन, वो ये कहते हैं मुझे कि जमुना तुम्हारी खूबी ये है कि तुम बहुत बैलेंस करते हो। तो हॉरोस्कोप की बात करें तो मैं लिब्रा तो मेरा हॉरोस्कोप लिब्रा है। उन लोग के मैं लेकिन बहुत ज़्यादा इन सब में विश्वास नहीं करती, एस्ट्रोलॉजी पर बहुत उस तरह से। लेकिन उन लोग कहते हैं कि अभी तक तुमने बहुत, मैंने देखा कि उन लोग ये बताते कि हमने ये देखा कि बहुत बैलेंस करते हो। तो मैं वही कि लाइफ ये कि आप कैसे बैलेंस करते हैं, तो दुख और सुख, अपने हिस्से का दुख जीना, अपने हिस्से का सुख जीना। तो वही कि मैं एक्चुअली जैसे मैंने कि मेरे मन मुताबिक कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं कि आप इंसान हैं, आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आप दुखी होंगे। ये तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे रोना आता है, और मेरा ये है कि मैं रोती हूँ तो बहुत चुप चुप के नहीं रोती हूँ, मैं रोती हूँ तो मतलब एकदम दहाड़ मार के जिसको रोना। तो मैं कई बार मैंने जगजीत सिंह को मन से गाली भी मैंने दिया कि इनकी गज़लें जो है बहुत ज़्यादा रुलाती है मुझे। तो जब मुझे रोना हो इस तरह से, मन के मुताबिक कुछ ना हो, कुछ जैसे आपने जैसे कहा कि फेलियर्स ही, तो मैं क्या करती हूँ,
आप उससे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं हर कोई इंसान मैकेनिज्म ढूंढ लेता है। Exactly. मैंने भी मैकेनिज्म ढूंढा, एक तो वो राइटिंग और दूसरा ये कि आप बहुत सेंटिमेंटल, आप दुख भरी गज़लें सुनो। तो मुझे जब रोना होता मैं पूरी तैयारी करती हूँ, कमरा बंद कर लिया, उसके बाद मेरा पिलो रेडी है, उसके बाद एक बहुत दुख भरा गज़ल मैंने प्ले कर लिया, उसके बाद मैं इतना चीख के रोती हूँ, चीख के रोती हूँ, आंखें सूज जाती, फिर उसके बाद सारा दुख जो है वो आंसू के साथ बह गया। फिर उसके बाद मैं बहुत एकदम मतलब मैं बिल्कुल हल्का महसूस करती हूँ, जैसे कोई पंख ना फेडर, ऐसा हल्का महसूस। ये मेरा मैकेनिज्म है। फुल ऑफ लाइफ। आपका हर बात को सुनते रहो ना। कमिंग बैक टू द राइटिंग पार्ट मैम, आप बहुत, मैंने जैसे बोला इंट्रोडक्शन, आप बहुत वैराइटीज लिखते हैं, कोई भी मतलब सब जॉनर्स में। कभी दिन क्या हम आप ट्रांसजेंडर या फिर मिसोजानी या कुछ ऐसा सब्जेक्ट पर जो अभी तक हम लोग यहाँ से शायद सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, क्या हम लोग ऐसा पढ़ने मिलेंगे आपसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको मैं बताना चाहूँगी, APLS अरुणाचल प्रदेश जो लिटरेरी सोसाइटी है, इसका एक फाउंडिंग मेंबर है अजंता। अजंता जी अभी यहाँ सेक्रेटेरिएट में वो पहले फाइनेंस सेक्शन में थे, अभी पता नहीं, आप मुझे दीदी से पूछना होगा, वो अभी शायद एजुकेशन या किसी ब्रांच में है। वैसे तो वो एसएमईज है, लेकिन कई साल से वो यहाँ अरुणाचल में, मैं तो उनको अरुणाचली ही बोलती हूँ, दीदी आप तो अरुणाचली हैं। वो यहीं पे वो नौकरी करते हैं और सारा जो है वो राइटिंग जो है वो यहीं पे कर रहे हैं। उन्होंने एक एसएमएस, उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखा जिसका बाद में एक हिंदी ट्रांसलेशन भी हुआ। हिंदी ट्रांसलेशन किया है जानवी जी ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया। तो ये ट्रांसजेंडर पर ही है। ये जो है ट्रांसजेंडर, किन्नर नाम से, किन्नर इस कहानी का टाइटल है। इस कहानी में एक सुमन है जो इसके प्रोटैगनिस्ट है और वो ट्रांसजेंडर है। तो इस देखिए आप किस तरह से जो राइटिंग्स जो है वो किस तरह से बदलाव लाता है, किस तरह से एक आंदोलन शुरू करता है। ये इस कहानी ने, शॉर्ट स्टोरी ने असम में खासकर, चूंकि ये असमिया भाषा में लिखा, असम में एक तरह से एक मुहिम ना, एक तरह से वहाँ एक मुहिम वहाँ शुरू किया। इस पर शॉर्ट स्टोरी भी, शॉर्ट फिल्म भी शायद बना है, बटरफ्लाई नाम से। मैं नाम भूल रही हूँ मैडम, शायद इसी तरह यही कुछ होंगे। झलक देखा। हाँ, ये भी हो सकता है मैडम, मैं आई एम सॉरी, मैं नाम भूल रही। तो ये क्या, एक मुहिम शुरू किया। तो अभी जैसे ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी में भी इस तरह के जो LGB जो बेटी कम्युनिटी वो एग्जिस्ट करते हैं। वो अभी से नहीं, वो कई सालों से वो एग्जिस्ट करते हैं। तो क्यों ना उसके दुख सुख और सरोकारों को क्यों ना आवाज़ दिया जाए। आवाज़ देने से मेरे मतलब कि राइटिंग्स के थ्रू हम उसको क्यों ना उठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो ये बोल रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल ज़्यादा इत्तेफाक रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, नाउ दैट यू आर सच एन एस्टेब्लिश्ड राइटर और आपका सब जगह में आपका नाम फैला, क्या आपको कभी चैलेंजेस महसूस होते हैं? अभी आपका सोल्जर में ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, आप राइटिंग में और रेस्पॉन्सिबिलिटी से लिखना पड़ेंगे, कंटेंट ड्राइवन वाला, ऐसा सोचते हैं मैम? आपको ऐसा महसूस होते हैं? बिल्कुल, ये आपने वो सही कहा कि अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि कथादेश एक हिंदी के बहुत ही एक रेप्यूटेड जर्नल है। उसके एडिटर ने कहा कि आप अपने ये जो आपके जो 20 मदर्स है उनके ऊपर एक आप विमेन सेंट्रिक एक राइटअप तैयार करके लिखिए। उन लोग इसको मार्च इशू में पब्लिश करना चाहते हैं। यही नहीं, और भी बहुत सारे कि आप हमारे लिए लिखिए, वो लिखिए, ये लिखिए। तो वो एक कांस्टेंट ना कि अभी जैसे लखनऊ में एक इंडिया इनसाइड एक पत्रिका है, एक ये न्यूज़ और इसमें लिटरेचर का भी इसके सेक्शन है। तो इसमें मुझे कहा कि आप नोटिस का आप जैसे मुझे कॉलमिस्ट बना दिया कि आप नोटिस का आप इसमें आप लिखते रहेंगे ये। तो जैसे अभी ये कहा कि मैं लिख रही हूँ, उसको पाठक लोग उसको स्वागत कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जैसे कि ये जो रिकग्निशन है, इसके साथ साथ आप ऑटोमेटिकली वो दबाव जो है ना वो आप महसूस करते हैं कि आप
मतलब ये आपके ऊपर दबाव किसी ने नहीं डाला, ऐसा नहीं कि किसी ने आपके ऊपर ने आपके कंधों पर चुनौती डाल दी, ऐसा किसी ने नहीं डाला। लेकिन हम खुद महसूस करते हैं कि हम अगर, जैसे मैं जब आदिवासी गाता है जब मैंने लिखा तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर और मैं क्या कर सकती हूँ, तो उइमोक लिखा और उइमोक को भी बहुत अच्छा से रिसीव हुआ। फिर उइमोक से ज़्यादा मैं और कैसा बेहतर मैं लिख सकती हूँ। फिर अयाचित अतिथि, अयाचित अतिथि का भी मैंने बताया कि इसमें भी रैंकिंग का इसका ये हुआ। तो इस तरह से मैं अपने आप से हमेशा एक खुद से नहीं, एक अभी जो मैंने जो एक स्टैंडर्ड सेट के, इसे मैं और कैसे थोड़ा ऊंचा उठूँ, इसे थोड़ा और कैसा ऊंचा उठूँ। यानी कि मेरे राइटिंग में भी, जैसे मैं जब आदिवासी गाता है कि जो कुछ कविताएं हैं जो बचपन की कविताएं जिसमें प्रकृति प्रेम है, खासकर जीरो को याद करते हुए, नहीं नॉस्टैल्जिक वो सब सारा, तो और कुछ जो है वो रिसेंट की कविताएं जैसे मैंने डाला, जो मैंने कहा कि मेरे राइटिंग में भी किस तरह से वो मैच्योरिटी आए, परिपक्वता जिसको कहते हैं, कि वो कैसे राइटिंग में कैसे वो मैच्योरिटी वो आप हर एक किताब के साथ वो कैसे आती जाए, इसके लिए भी मैं बराबर प्रयास करती हूँ। ये आपने सही कहा। जी मैम। तो मैम आपका कुछ एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं? अभी तो मैं बिल्कुल एकदम जिसको ये कहते हैं कि रिलैक्स के मैं मूड में हूँ। बट मैम हम लोग सुन आपका वो जो आपका 20 मदर्स उसके बारे में जरूर मतलब पढ़ना चाहेंगे अबाउट योर फादर ना। आई थिंक आवर अरुणाचल एटलीस्ट व्यूअर्स वो लोग तो बहुत देखना चाहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और लास्टली मैम आपका कुछ मैसेज जो हमारा व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? जब आप ऐसा पूछते हैं, मतलब मुझसे कोई इस तरह से एडवाइस नहीं कि आप एडवाइस, मैं अक्सर मैं नर्वस हो जाती हूँ। मतलब मैं चूँकि हम लोग टीचिंग फील्ड में हैं और हमारा काम ही है कि दूसरों को नहीं कि उनको लेक्चर देना, ये करना, वो काम ही है। लेकिन इसके अलावा भी जब भी ऐसे कि स्पेशली राइटिंग के बारे में जब कहते हैं तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं अभी उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि आप लोग ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन फिर भी आपने कहा तो आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं यही कहूँगी कि जो भी एस्पायरिंग राइटर हैं कि बहुत पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। अच्छा। मैं हिंदी का एक बहुत बड़ा कथाकार है शिव मूर्ति जी। अच्छा। मैं इसी तरह से, जैसे अभी आप और हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी तरह से मैंने राज्यसभा टीवी में उनका एक इंटरव्यू आया था और मैं देख रही थी। अच्छा। बहुत बड़े कथाकार हैं हिंदी के। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि 2000 शब्द पढ़ने के बाद वो एक शब्द लिखते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा। कि आपने 2000 वर्ड आपने पढ़ लिया, उसके बाद वो एक शब्द लिखते हैं। बाप रे। हमारे यहाँ मैंने ये देखा कि लोग पढ़ते कम हैं और जल्दी जल्दी लिख के, बिल्कुल, कि वो जल्दी से लिख ले, जल्दी से छप ले, छप के अब ये तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना बहुत मैं शिव मूर्ति जी को ही यहाँ कोट करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत उम्दा लिखे, बहुत बेहतर लिखे, जैसे मैंने मैडम आपसे पहले भी कहा कि जो भी लिखा गया वो लिटरेचर नहीं होता। नहीं कि आप कुछ भी लिख ले और आप कहे कि ये लिटरेचर का, इसको लिटरेचर का एक नहीं, इसको एक खिताब मिले, नहीं इसको लिटरेचर का टेक मिले, वो इस तरह से नहीं मिलेगा। जैसे कहा मैं उसको फिर से मैं दोहराऊंगी कि जो पाठक है वही हमारा मतलब मूल्यांकन करेंगे और वो काफ़ी स्मार्ट है। आप उसको नहीं बहुत सोचेंगे मैं उसको चकमा दूंगा या चकमा दूंगी, नहीं आप दे सकते। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके राइटिंग में वो एक जो डेप्थनेस आए, गहराई आए, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैडम मैंने जैसे अभी आपने पूछा कि आप अभी आगे क्या सोच रहे हैं, तो मेरा ये कि ये साल मैं पूरा पढ़ूंगी। और इतनी सारी किताबें मैं मतलब पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें ले रखी और भी काफ़ी सारा मंगवाया भी है। बस पढ़ना है। तो पढ़िएगा अधिक से अधिक, जो भी एस्पायरिंग राइटर बहुत ज़्यादा पढ़िएगा। प्रयास करें 2000 शब्द पढ़े, उसके बाद एक शब्द लिखे। आई होप दैट टेकिंग नोट ऑफ दैट। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। मगर हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप फिर हमारे लिए कुछ पढ़ें। अच्छा। हाँ, आपका बुक से, आपका कुछ लिखा वाला से। अच्छा ठीक है, मोस्ट वेलकम। ये भी बहुत लंबा नहीं, छोटा सा है। मैं ये पढ़ के सुनाती हूँ। नम्र सब
ये भी अयाचित अतिथि और अन्य कहानियाँ इसी किताब में, ये शॉर्ट स्टोरी उसी में ये है, उसी में इंक्लूड है। तो इसका मैं छोटा ऐसा एक मैं हिस्सा में पढ़ के मैं सुनाती हूँ। नम्र शब्द जो बहुत ना घनी मूछों वाला होता है, जिसको क्या कहे, जो एकदम घनी मूछे, जो घनी मूछ एकदम बिल्कुल जैसे आपने उसके लिए कोई जैसे पंजाबी एक ने कोई एक आपने देखा होगा किस तरह से लोग मुच्छर होते हैं, उसको हमारी भाषा में मतलब कमला वाले उसको नम्र सब कहते हैं। तो इसी पर एक कहानी है कि आप ये देखिए, जितने भी पाठकों ने ईमेल किया है सबने लिखा कि ये बहुत एक भोली कहानी है, वेरी इनोसेंट एक स्टोरी है। कि जैसे आप देखिए कि हमारा जो अगर देश की अगर हम बात करें कंट्री, तो ये तो मल्टी ने लिंगुअल के साथ साथ हम लोग मल्टी, मतलब हमारे यहाँ कई सारे रेसेस के हैं, जैसे आर्यन रेस के हैं, फिर आप साउथ जाएंगे तो द्रविडियन रेस के, हम लोग मंगोलॉइड रेस के हैं। तो जब ये डिफरेंट अलग अलग नस्ल के लोग जब ये मिलते हैं तो उनका जो फिजिकल जो फीचर्स होता है वो उससे कैसे एक मतलब वो जिज्ञासा जो है वो किस तरह से कहानी बनती है। तो आप देखिएगा, परमिंदर, मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। परमिंदर छत की शून्यता को बेफिक्री से निहार रहा था, मगर ये बेफिक्री ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। लगातार दो आंखें उसे कनखियों से देखे जा रही थी। इस एहसास से परमिंदर जरा असहज हो उठा। उसकी नजरें छत से फिसल खाती हुई यालेक एक कैरेक्टर है, यालेक की नजरों से भिड़ गई। यालेक एक बार फिर बुरी तरह सकपका गई, मानो किसी ने दबे पांव आकर पीछे से दबोच लिया हो। अपनी झेप दूर करने के लिए यालेक ने शॉल से मुंह ढक लिया। परमिंदर दरवाजा के पास आकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा बह रही थी। चांद के शीतल बारीक उजाले में उसकी मूंछ के बाल और सघन हो गया। ट्रेन की स्पीड पकड़ने से हवा का मंद बहाव तेज हो गया। परमिंदर थोड़ी देर और दरवाजे के करीब खड़ा रहना चाहता था। डिब्बे के अंदर निरंतर अपनी ऊपर चिपकी दो आंखों से उसे बेचैनी हो रहा था। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। तुजुम सर मेरा एक बड़ा भाई हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं रहे इस दुनिया में। बिन्ही तुजुम, वो हमें पढ़ाते भी थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ वो टीचर हुआ करते थे। तो वो एक बड़ा ही हंसमुख, बहुत ही जोली नेचर का, गोल मटोल। तो मैं जब लिख रही थी तो मेरे दिमाग में वो मेरा बही भैया मेरे दिमाग में था। और एक तरह से उन्हीं का जो मैनरिज्म है उसको मैंने इस कैरेक्टर में मैंने सारा सब डाला है। और ये मेरा, आप कह सकते हैं कि मेरी श्रद्धा भी है, उनको मैंने इस कैरेक्टर के माध्यम से मैंने अर्पित किया। तो यह कहानी बहुत शॉर्ट है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। तुजुम सर ने परमिंदर को जगाते हुए बोला, रंगे आने वाला है, कम ऑन गेट अप। परमिंदर मधुर नींद से जागा और सीट के नीचे से सूटकेस निकाला, अपनी पगड़ी ठीक किया और सूटकेस उठाकर दरवाजे के नजदीक खड़ा हो गया। तुजुम सर गुड बाय कहने के लिए उसके पास आया। मतलब ये लोग रागा से जर्नी करके रंगिया तक पहुंच गए। अच्छा, तो देखिएगा। तुजुम सर गुड बाय कहने के लिए उसके पास आया। आप उतर जाए, इससे पहले कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। यालेक ने कहा, उसके कारण आपको असुविधा हुई हो, देन शी इज़ वेरी सॉरी फॉर डैट। मुझे पता है, जब से आप ट्रेन पर चढ़ा यालेक आपको अपलक घुरे जा रही थी। मैंने पूछा भी, क्या कहा उसने? परमिंदर ने अधीर होकर पूछा। अपनी अधीरता पर जरा शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उत्तर में तुजुम सर ने कहा, वो बोली, आपकी जैसी सुंदर मूछें उसने पहले कभी नहीं देखी। एक्चुअली हम जिस समाज से आते हैं वहाँ आम तौर पर मर्दों की इस तरह की मूछें नहीं होती। लंबी दाढ़ी रखते हैं या बिल्कुल छोटी मूछें। आपकी जैसी लंबी और सजीली मूछें नहीं, ऐसी मूछ ना यालेक ने सिर्फ टीवी पर फिल्मी हीरो के देखे हैं। अब शर्माने की बारी परमिंदर की थी। एक बहुत ही हल्की फुल्की कहानी
इस कहानी को पढ़कर कई सारे पाठकों ने लिखा कि अब हम सारे मूंछ रखने वाले हैं क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की मूछें नहीं होती। तो जब एक रागा की एक टीनेज लड़की है, वो जब फर्स्ट टाइम ट्रेन में वो ट्रैवल कर रही होती है और इस तरह की जो मूछें देखती है तो उसकी आंखें जो है वो उन मूछों से, मतलब उसकी आंखें उस मूछों से अलग ही नहीं हो पाती। और अब इनको परमिंदर को नहीं पता कि ये मुझे क्यों देख रही है, तो वो उसको ये लगता है कि कहीं उस बच्ची को, मतलब उस लड़की को मुझसे प्यार तो नहीं हो। दरअसल ये उस तरह से प्यार उस तरह से नहीं, भाई एक बोली जिज्ञासा, एक बहुत ही इनोसेंट एक क्यूरियोसिटी कि ये क्या है। तो इसी पर एक कहानी, और ये कहानी भी बहुत पसंद किया जा रहा है। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैडम, आपको भी कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच एंड माय बेस्ट विशेस। Yes ma'am, thank you so much. So viewers, today we have come to the end of this episode. See you all next week. Keep following this space to stay updated on the news and for more. Payaling Chong. और बाहर के लोग पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है। Exactly. क्योंकि वहाँ तो हमारे क्या होता है कि एक ही संस्कृति है, हिंदू है तो हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में सब जानते हैं। लेकिन जब अरुणाचल की बात आती है, पूर्वोत्तर की, ये बहुत अलग है। अरुणाचल में ही 26 जनजातियाँ हैं, उनकी उप जनजातियाँ 80-100 है। सबके रहन सहन और पर्व त्योहार सब अलग अलग है। तो लोग जो है बहुत रुचि रखते हैं, बहुत इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए। पूरी तरह अभी समय लगेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं, पढ़ते बहुत कम है। अगर ये दारू होता तो जल्दी बिक जाता। पुस्तक की बिक्री बहुत स्लो होता है, क्या हमारे लोग पढ़ते नहीं है ना।